हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे एक वांगसियन वन शॉट एफएफ। आज की स्टोरी का नाम है लव विथ डाकू। यहाँ पे लेंजा टॉप है और वेइंग बॉटम। और मैं स्टोरी के बारे में बस थोड़ा सा बता दूँ। इस स्टोरी में हमारा डाकू है जो वो है लेंजा, और हमारा क्यूट पर्सन वेइंग उसके प्यार में पड़ने वाला है। तो चलिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताते, बाकी का आप लोगों को स्टोरी में पता चलेगा। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है एक पालकी में वेइंग दुल्हन की तरह सज धज के बैठा हुआ है और उसे बहुत सारे गार्ड करते हुए उसके जहाँ पे शादी का रिश्ता तय हुआ है वहाँ पे ले जा रहे हैं। और उसका शादी का रिश्ता तय हुआ है ओएन फैमिली के साथ। वो भी वेइंग जब बहुत छोटा था तब हुआ था, इसलिए उसने उसका दूल्हा कभी भी फेस टू फेस नहीं देखा था। वेइंग कुछ महीने पहले ही शादी का लायक हुआ है, तो वेइंग आज पहली बार उसके ससुराल जा रहा है। वेइंग को जिस रास्ते से ले जा रहे थे वो एक जंगल का रास्ता था, और जहाँ पे आए दिन बहुत सारे डाकू लूटपाट करते हैं, इसीलिए इस रास्ते से ज़्यादा कोई लोग आता जाता नहीं है। मगर अगर वो लोग दूसरा रास्ते से जाएंगे तो उन लोगों को 2-3 दिन का समय लगेगा। इसी वजह से वेइंग के फैमिली के माना करने के बावजूद भी वेइंग को जो सारे गार्ड उसके ससुराल ले जा रहे थे वो लोग उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से उस जंगल के रास्ते से ही वो लोग वेइंग को ले जा रहे थे। बहुत देर तक चलने के बाद जब वेइंग पालकी का पर्दा हटा के देखता है, उसे दिखाई देता है आसपास चारों ओर घने जंगल है, जिसको देख के वेइंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो घबरा भी जाता है। वो घबरा के उसके एक मेट को बुला के उस मेट को बोलता है, अरे हम एक किस रास्ते से जा रहे हैं। इस बात को सुन के वो वाला मेट वेइंग को बोलता है, वो यंग मास्टर, असल में जो सारे गार्ड आए हैं उन सभी लोगों ने बोला कि यहाँ से जाने से जल्दी होगा, तो इसी वजह से। इस बात को सुनकर वेइंग गुस्सा होके उस मेट को बोलता है, तुम लोगों को क्या पता नहीं इस रास्ते में क्या होता है, और किन गार्ड ने बोला, ज़रा उन्हें मेरे पास बुलाना। तो इस बात को सुनकर वो मेट उन सारे गार्ड को बुलाने जाता है, मगर कुछ देर बाद वो मेट अकेला आके वेइंग को बोलता है, यंग मास्टर, उन सभी गार्ड ने कहा कि अभी बात करके यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करते, हम थोड़ी दूर जाके एक जगह पे रेस्ट करेंगे, वहाँ पे आपको जो बोलना है अब उन लोगों को बोल देना। इस बात को सुनकर वेइंग गुस्सा होके अपने आप से ही बोलता है, तुम लोग रुको, एक बार मुझे घर पहुँचने दो, फिर मैं डैड को जाके तुम सबके बारे में शिकायत करूँगा। डैड ने बार बार बोल दिया था कि इस रास्ते से मत जाना, मगर तुम लोग अपनी मर्जी चला रहे हो। कितने गंदे लोग हो तुम लोग, अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो उसके बाद क्या होगा। वेइंग ये सब कुछ बोल रहा था, तभी वो मेड वेइंग को बोलता है, आप चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे इतने सारे गार्ड तो है ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस बात को सुनकर वेइंग उस मेड को बोलता है, मुझे पता नहीं, मगर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। इस बात को सुनकर वो मेड वेइंग को बोलता है, नहीं नहीं यंग मास्टर, कुछ भी बुरा नहीं होगा, आप ज़्यादा मत सोचिए। ऐसा बोल के वो वाला मेड वहाँ से चला जाता है और वेइंग यहाँ पे चुपचाप उस पालकी में बैठा रहता है। उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, वो उसके दोनों हाथों से उसके पहना हुआ ड्रेस को बार बार कुचले जा रहा था। तभी अचानक से पालकी एकदम से एक जगह पे रुक जाता है। तब वेइंग पालकी से उसके सर को बाहर निकाल के देखता है, तब उसे दिखाई देता है उसके साथ जो सारे गार्ड आए थे वो सभी लोग उसके पालकी से थोड़ा सा दूर जाके रेस्ट कर रहे हैं। उसके पास एक भी गार्ड नहीं है। तभी वेइंग एकदम से उसके पालकी से बाहर निकाल के
एक मेड को जाके पूछता है, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस बात को सुन के वो मेड बेइंग को बोलता है, वो यंग मास्टर, वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसी वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पे रुक के रेस्ट करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर बेइंग उस मेड को बोलता है, यहाँ पे रुक के रेस्ट करना चाहते हैं इस जगह पे, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं तो जंगल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उन्हें जितना रेस्ट करना होगा वो कर लेंगे, मगर इस जंगल के बीचों बीच यहाँ पे रेस्ट करना ठीक नहीं होगा। तुम उन लोगों को जाके कहो कि वो लोग अभी यहाँ पे आए, हमें यहाँ से अभी के अभी जाना होगा। इस बात को सुनकर वो मेड उन गार्ड को जाके बेइंग का सारा बात बताता है। तभी उनमें से ही एक गार्ड बेइंग के पास आके बेइंग को बोलता है, यंग मास्टर, अब चिंता क्यों कर रहे हैं, हम सभी बहुत अच्छे से ट्रेंड बॉडीगार्ड है, आप चिंता मत कीजिए, हमारे रहते हुए कोई भी आपका कुछ भी कर नहीं पाएगा। हम बहुत देर से चल के आ रहे हैं, हम पूरा थक गए हैं, अगर हम अब रेस्ट नहीं करेंगे तो हम बाकी का रास्ता बिल्कुल भी चल नहीं पाएंगे, और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगा है, और आप भी कुछ खा लीजिए, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। इस बात को सुनकर बेइंग उस गार्ड को बोलता है, मगर फिर भी तुम लोग देखो, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हम कुछ देर और चल लेते हैं ना, उसके बाद अगर तुम लोगों को रेस्ट करना होगा तो तुम लोग कर लेना। इस बात को सुनकर वो गार्ड बेइंग को बोलता है, ठीक है, आप कुछ देर रुकिए, हम लोग कुछ देर में ही आते हैं। ऐसा बोल के वो गार्ड चला जाता है, मगर वो गार्ड जाके उसके बाकी सारे गार्ड के साथ चैन से बैठकर खाना खाने में बिजी हो जाता है, जैसे मानो बेइंग के बाद से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन सारी चीज़ को देख के बेइंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था, क्योंकि इससे पहले उन लोगों के मेंशन में उसका बात सभी लोग मानते थे, पर ना जाने क्यों आज इन सारे गार्ड को क्या हो गया है, कोई भी उसका कोई बात क्यों नहीं मान रहा है, उसे ये बात पता ही नहीं चल रहा है। फिर बेइंग उसके आंसू को उसके आंखों से पोंछकर पालकी के अंदर जाके फिर से बैठ जाता है। बेइंग पालकी के अंदर बैठे बैठे ही सो गया था, तभी अचानक से बहुत ज़ोर से गोली चलने की आवाज़ से एकदम से वो नींद से उठता है। जब बेइंग उसका आंखें खोलता है, उसे सुनाई देता है पालकी के बाहर बहुत सारे लोग चीख चिल्ला रहे हैं, और जिससे पता चल रहा है कि पालकी के बाहर किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा झमेला हो रहा है। जब बेइंग उसके फेस को बाहर निकालता है, उसे दिखाई देता है उसके सारे जो बॉडीगार्ड उसे गार्ड करने के लिए आया था, उसमें से आधे बॉडीगार्ड ऑलरेडी मर गया है, और बाकी लोगों को भी बहुत सारे डाकू मार रहे हैं, और उनमें से कुछ कुछ जो आधे चोट खाए हालत में है वो दौड़ के भाग रहे हैं। उसके साथ जो सब मेड भी आया था वो लोग भी भागकर वहाँ से जा रहा है। इस चीज़ को देख के बेइंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसका मन कर रहा था कि वो भी यहाँ से भागकर चला जाए, मगर उसे पता नहीं कि वो भागकर कहाँ जाएगा, और अगर वो यहाँ से भागने गया और उन डाकू ने उसे पकड़ लिया तो। यही सब कुछ सोच के वो पालकी के अंदर ही चुपचाप बैठा रहता है। डर के मारे बेइंग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो पसीने से पूरा भीग जाता है। तभी अचानक से एक डाकू पालकी का पर्दा हटाकर बेइंग की तरफ देख के बहुत ही क्रीपीली मुस्कुराते हुए बेइंग को बोलता है, अरे ये ब्यूटीफुल सा दुल्हन कहाँ जा रहा है इतना ज़्यादा सच सच के, मगर मुझे तो लगता है कि तुम तुम्हारे दूल्हे के पास पहुँच नहीं पाओगे, तो क्या बोलते हो मैं तुम्हारा दूल्हा बन जाऊँ। इस बात को सुनकर बेइंग घबरा के एकदम से चीख कर उठता है। इस चीज़ को देखकर वो डाकू बेइंग के गाल पे एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। फिर वो बेइंग को बोलता है, इतना ज़्यादा चीख क्यों रहे हो, चीखने वाला क्या हुआ है, जितना तुम सुंदर हो उतना ज़्यादा ही एनोइंग हो, मेरे कान पे दर्द कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा चीखो मत, जो ज्वेलरी तुम पहने हुए हो उसे जल्दी से उतारो।
इस चीज़ को सुन के बेइंग उसका सर ना में हिलाता है। वो उस डाकू को बोलता है, नहीं मुझे नहीं देना। इस बात को सुनकर वो डाकू एकदम से बेइंग जो कपड़ा पहना हुआ है उसे पकड़ के खींचता है, जिसकी वजह से बेइंग का सीने का कुछ हिस्सा उस डाकू को दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो डाकू डेविली मुस्कुरा के बेइंग को बोलता है, ठीक है अगर तुम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है जेवर से कीमती भी आज मैं एक चीज़ हासिल कर सकता हूँ। ऐसा बोल के जब वो डाकू बेइंग के करीब जाने वाला था तभी पीछे से एक दूसरा पर्सन आके बिल्कुल उस डाकू के पास बैठ के उस डाकू को बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? इस बात को सुनकर वो डाकू ऑकवर्डली मुस्कुरा के उस पर्सन को बोलता है, अरे लंजा, मेरा मतलब बॉस, आप यहाँ पे? मैं तो आपके लिए ही। इस बात को सुनकर लंजा उस डाकू को बोलता है, हाँ मेरे लिए क्या? इस बात को सुनकर वो डाकू बात को घुमाते हुए लंजा को बोलता है, अरे देखिए ना, मैं इस पर्सन को कब से बोल रहा हूँ कि अपने सारे जेवर उतारने को, मगर इसका देखो, उसका जेवर उतार ही नहीं रहा है। इस बात को सुनकर लंजा उस डाकू को बोलता है, ठीक है मैं इसे देखता हूँ, तुम उस तरफ जाओ और जाके जो भी कीमती चीज़ देखो उसे ले लो। इसके साथ बहुत सारे कीमती चीज़ ये लेके जा रहा है। इस बात को सुनकर वो डाकू बाहर से जाना तो नहीं चाहता था, मगर वो लंजा के बात को टाल भी नहीं सकता, क्योंकि लंजा उनके ग्रुप की सरदार है। तभी लंजा बेइंग के पास बैठ के बेइंग को बोलता है, अपने सारे जेवर उतारो। इस बात को सुनकर बेइंग उसके प्रीटी प्रीटी आँखों से लंजा की तरफ देखता है। तभी लंजा बेइंग के फेस को उसके एक हाथ से दबाते हुए बेइंग को बोलता है, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? क्या मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ? वैसे तुम भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो, मगर मैं अभी मूड में नहीं हूँ, इसी वजह से तुम अपना जेवर उतारो, मुझे और भी बहुत सारा काम है। इस बात को सुनकर बेइंग डर डर के उसका सर ना में हिलाता है। इस चीज़ को देख के लंजा गुस्सा होकर बेइंग को बोलता है, क्या तुम पागल हो? अगर मरना नहीं चाहते तो अपना जेवर उतारो। क्या तुम्हें अपने जान से भी ये जेवर प्यारा है? इस बात को सुनकर बेइंग रोते हुए लंजा को बोलता है, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है ये जेवर। अब प्लीज़ आपको और कुछ अगर चाहिए होगा तो आप वो सब कुछ ले लीजिए, मगर ये जेवर नहीं। ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है और वो अभी इस दुनिया में नहीं है। बस बेइंग ने इतना ही बोला था। तब लंजा बेइंग को चुप कराते हुए बेइंग को बोलता है, ओ प्लीज़ चुप करो, ये इमोशनल ड्रामा करके मेरे सामने कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मेरे अंदर दिल नाम का कोई चीज़ होता तो फिर क्या मैं ये सारे काम करता? और तुम्हारा मॉम तो नहीं है ना, तो उनका ये सारे निशानी रख कर भी क्या करोगे? जब इंसान मर जाते हैं उन्हें भूल जाना चाहिए, ठीक है? तो तुम भी भूल जाओ और ये जेवर मुझे दे दो। ऐसा बोल के लंजा बेइंग के शरीर में जो सारे जेवर था उसे ज़बरदस्ती उतारने लगता है। बेइंग मना करने लगता है, मगर लंजा बेइंग का कोई भी बात नहीं सुनता। इस चीज़ को देख के बेइंग गुस्सा होके लंजा के गाल पे एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। इस चीज़ को देख के लंजा एकदम से गुस्सा होके बेइंग के हाथ को मरोड़ के पकड़ता है, जिसकी वजह से बेइंग के हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी लंजा गुस्सा होकर बेइंग को बोलता है, तुम्हारे साथ मैं अच्छे से बिहेव कर रहा था, इस वजह से तुम्हें लग रहा था कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे काम करने का हिम्मत करोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तभी बेइंग रोते हुए लंजा को बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथों को छोड़िए। आप क्यों ऐसी हरकतें कर रहे थे? आपको उतना सारा ज्वेलरी तो मिला ना, मेरे साथ उतना सारा महंगा महंगा चीज़ तो जा रहा था, आप लोगों को वो सारा चीज़ मिल गया, तो बस इतने से जेवर से क्या होता है? आपको ये भी चाहिए? आप लोग कितना ज़्यादा सेल्फिश हो। इस बात को सुनकर लंजा बेइंग को बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा सेल्फिश, और हम लोग बहुत ज़्यादा गंदे भी पर्सन है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तभी बेइंग लंजा को बोलता है, मेरा हाथ छोड़िए,
इस बात को सुनकर लंजा बेंग को बोलता है, नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो हरकतें अभी अभी किया उसका सज़ा मैं पहले तुम्हें दे दूँ, उसके बाद तुम्हारा हाथ में छोड़ दूंगा। ऐसा बोल के लंजा बेंग को अपने कंधे में उठाकर बाहर से ले जाते हुए उसके ग्रुप के और भी सारे जो डाकू थे उन सभी को बोलता है, तुम लोग एक काम करो, यह से जो भी सारा महंगा चीज़ तुम लोगों को मिला है उन सभी चीज़ को लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर कहीं चले जाओ, और कुछ दिनों बाद हम जहाँ पे हमेशा मीटअप करते हैं वहाँ पे ही फिर से हम लोग मिलेंगे। सब लोगों को समझ आ गया? ऐसा बोल के लंजा बेंग को उसके कंधे में उठा के बाहर से ले जाने लगता है। तभी वो पहला वाला डाकू जिसने बेंग को देखा था वो लंजा को बोलता है, और आप कहाँ पे जा रहे हैं? वो भी इस ब्यूटीफुल से लड़के के साथ। इस बात को सुनकर लंजा उसके चाकू को उस डाकू के गर्दन में पकड़ते हुए वेरी डार्क खतरनाक वॉइस में बोलता है, क्या तुम भूल रहे हो कि मुझे सवाल करना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर तुम जीना चाहते हो तो दोबारा मुझसे ऐसे सवाल मत करना। इस बात को सुनकर वो डाकू लंजा को बोलता है, अरे आप तो गुस्सा हो रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, अगर आपको नहीं बताना तो मत बताइए। ऐसा बोल के वो डाकू ऑकवर्डली मुस्कुरा के बाहर से बाकी सारे डाकू के साथ चला जाता है। इधर लंजा बेंग को उसके कंधे में उठा के कहीं और ले जाने लगता है। बेंग बहुत ज़्यादा घबरा के लंजा के पीठ में मारने लगता है। वो रोते हुए लंजा को बोलता है, अब मुझे कहाँ पे ले जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना आपके साथ, अब मुझे नीचे उतारिए, अब प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। इस बात को सुनकर लंजा मुस्कुरा के बेंग को बोलता है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा और तुम्हें नीचे भी उतार दूंगा, मगर पहले तुमने जो गलती किया है उसका भरपाई तुम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद लंजा बेंग को लेके एक चट्टान के पास पहुंचता है, जहाँ पे लंजा बेंग को एकदम से लगभग फेंकते हुए ही नीचे उतार देता है। ऐसे अचानक से बेंग को उसके कंधे से उतरने की वजह से बेंग लड़खड़ा के ज़मीन में गिर जाता है, और जिसकी वजह से उसके कमर में थोड़ा सा लग जाता है। बेंग चीख के उठता है। बेंग चीख कर लंजा की तरफ देख के लंजा को बोलता है, अभी क्या कर रहे हैं आप? क्या थोड़ा सा धीरे से नहीं उतर सकते थे? ऐसा बोल के बेंग उसके कमर में उसके एक हाथ से मसाज करने लगता है। तभी लंजा बेंग के करीब आके बेंग को बोलता है, क्यों तुम्हें मैं धीमे से क्यों उतारूँ? तुम क्या मेरे दुल्हन हो जो मैं तुम्हें प्यार से नीचे उतारूँगा? इस बात को सुनकर बेंग गुस्सा होकर लंजा को बोलता है, तो आपको पता है कि मैं आपकी दुल्हन नहीं हूँ, और आप देख रहे हैं ना मैं किसी और की दुल्हन हूँ, तो एज ए गुड पर्सन आपको इतना समझ होना चाहिए कि दूसरों के वाइफ के ऊपर ऐसे गंदी नज़र नहीं डालना चाहिए। इस बात को सुनकर लंजा मोकंगली मुस्कुरा के बेंग को बोलता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ? मैं तो बहुत ज़्यादा गंदा पर्सन हूँ, तुम जितना सोच भी नहीं सकते उतना गंदा पर्सन हूँ, और अभी जो तुम्हारे साथ होगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना गंदा पर्सन हूँ। ऐसा बोल के लंजा बेंग के पास आके बेंग के कपड़ों को ज़बरदस्ती उतारने लगता है। इस चीज़ को देख के बेंग घबरा के लंजा को बोलता है, अब ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? इस बात को सुनकर लंजा बेंग को बोलता है, तुम्हें दिखाई देगा, इतना ज़्यादा जल्दी क्या है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा असल में क्या कर रहा हो। ऐसा बोल के लंजा एकदम से बेंग के गर्दन में किस करता है, जिसकी वजह से बेंग डर के चीख के उठता है। वो उसके पैरों को ज़मीन में पटकने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से रो भी रहा था। तभी बेंग उसके मन में सोचता है, अगर मैं ऐसे ही हार मान लूँगा तो कुछ भी हल नहीं निकलेगा, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर ही बेंग लंजा के कंधे में बहुत ज़ोर से काट लेता है, जिसकी वजह से लंजा एकदम से बेंग को छोड़ देता है। जब लंजा बेंग को छोड़ देता है, बेंग लंजा से थोड़ा सा दूर जाके बैठता है और वो अपने शरीर को उसके दोनों हाथों से हक करके
बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो उसके धीमे वॉइस में बोलता है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। इस बात को सुनकर लेंजा बेइंग को बोलता है, ठीक है, घर चले जाओ अपना, किसने तुम्हें रोका है, अगर जा सको तो चले जाओ। इस बात को सुनकर बेइंग उसके रोते रोते लाल लाल आंखों से लेंजा की तरफ देखता है। तभी लेंजा गुस्से में बेइंग को बोलता है, मैंने बोला घर चले जाओ अपना, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अभी के अभी जाओ, नहीं तो मैं फिर से तुम्हारे साथ बस सब कुछ करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर तुम नहीं चाहते तो यहाँ से जल्दी से जाओ। इस बात को सुनकर बेइंग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है, मगर वो कहाँ जाए उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसके आंखों के सामने सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं। मगर कुछ भी हो, वो इस पर्सन के साथ तो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता, क्योंकि ये पर्सन जो कुछ उसके साथ कर रहा है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और अगर वो यहाँ पे रुका तो ना जाने वो बेइंग के साथ और क्या कुछ करेगा। ऐसा कुछ सोचकर ही बेइंग को बहुत ज़्यादा डर लगने के बाद भी वो डरते हुए ही पास से जाने लगता है। लेंजा और वो जिस चट्टान के पास था उस जगह से चल के जब थोड़ा सा दूर आता है तब उसे दिखाई देता है कि चारों ओर घने जंगल और अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं है। और समय समय पे कुछ अजीब सा जानवर बहुत ही डरावना साउंड कर रहे थे। इन सभी चीज़ों से बेइंग डर के फिर से वो लेंजा जहाँ पे थे वहाँ पे वापस जाने जाता है, मगर पीछे मुड़ते ही वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पीछे भी उसे सब कुछ अंधेरा और घने जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसे पता ही नहीं कि वो किस रास्ते से इस जगह पर आया है। इसी वजह से बेइंग रोते हुए उस जंगल में अपने आप से ही चलने लगता है। बेइंग उसके मन में बोलता है, अच्छा ही हुआ मैं यहाँ पे आ गया, वहाँ पर जाकर भी क्या फ़ायदा, वो पर्सन वैसे भी एक अच्छा पर्सन नहीं है, तो मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। अगर मैं कुछ देर चलूँगा शायद ये जंगल ख़त्म हो जाए और मैं अपने घर पहुँच पाऊँ। ऐसा बोलकर ही बेइंग चलने लगता है। कुछ देर जाने के बाद बेइंग को कुछ पर्सन का आवाज़ सुनाई देता है, जिस चीज़ को सुन के बेइंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से दौड़ के उस साउंड को फॉलो करते हुए जब उन लोगों के थोड़ा सा करीब जाता है तब उसका खुशी बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि ये लोग वही डाकू है जो लेंजा के ग्रुप में था। तभी बेइंग को सुनाई देता है वो सारे डाकू एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, तूने उस पर्सन को देखा, कितना ज़्यादा सुंदर था, मगर उस लेंजा को देख, बस खुद उस लड़के को पाने के लिए हम लोगों से दूर ले चला गया। वैसे तो बोलता रहता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो फिर उसने ऐसा काम कैसे किया? इस बात को सुनकर और एक डाकू मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या तुझे वो लड़का इतना ज़्यादा पसंद आ गया है? इस बात को सुनकर वो डाकू बोलता है, अगर तू भी देखता तो तू भी उसे पाना चाहता, वो इतना ज़्यादा ही सुंदर है। इस बात को सुनकर वो दूसरा डाकू उस डाकू को बोलता है, अगर तुझे इतना ज़्यादा ही पसंद है तो चल फॉलो करते हैं कि लेंजा आखिर उस लड़के को लेकर कहाँ पे गया। इस बात को सुनकर वो डाकू बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे पता है ना लेंजा किस तरीके का पर्सन है, अगर उसे पता चला कि हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं तो वो हम दोनों को ही जान से मार देंगे। इस बात को सुनकर वो डाकू उस दूसरे डाकू को और भी बहुत सारा कुछ बोलने लगता है। इन सारे कॉन्वर्सेशन को सुनकर बेइंग को समझ आता है कि अगर बेइंग इन लोगों के हाथ आया तो उसका बचने का कोई भी चांस नहीं है। ऐसा कुछ सोच के ही बेइंग डर के उसके मुंह को अपने दोनों हाथों से कवर करके कुछ कदम पीछे हट जाता है। बेइंग के अचानक से पीछे हटने की वजह से उसके पैर सूखे लकड़ी पे पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ होता है। इस आवाज़ को सुनकर वो सारे डाकू एकदम से चौकन्ना हो जाते हैं और वो लोग उनके हाथों पे बंदूक लेके बेइंग जिस तरफ है उस तरफ ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कोई जंगली जानवर
है कि नहीं देखने के लिए। इस चीज़ को देख के वेंग डर के एकदम से पास से दौड़ लगाता है। वेंग दौड़ते दौड़ते उन लोगों से बहुत दूर आ चुका था, मगर फिर भी वेंग नहीं रुकता। एक बार तो वेंग दौड़ते दौड़ते गिर भी जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पैरों में थोड़ा सा चोट भी लग जाता है। मगर वो फिर से उठकर फिर से दौड़ने लगता है। उसे नहीं पता कि वो दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रहा है, मगर उसे किसी भी हालत में उन लोगों के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं आना। यही सब कुछ सोच के बेंग और भी ज़्यादा ज़ोर से दौड़ने लगता है। ऐसे दौड़ने की वजह से बेंग एक टाइम पर थक कर बहुत ज़्यादा रोने भी लगता है, जिसकी वजह से उसका आँखें पूरा धुंधला होने लगता है। तभी उसके पैर में कुछ चीज़ लगता है, जिसकी वजह से वो एकदम से गिर जाता है। मगर इस बार उसे कोई चोट नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से गिरा था। तभी उसे महसूस होता है वो किसी चीज़ के ऊपर गिरा है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा है, फिर से वापस आ गए मेरे पास, क्यों मुझे मिस कर रहे थे। इस बात को सुनकर बेइंग एकदम से उसका आंखें खोलता है और उसे दिखाई देता है उसके सामने लंजा है, जो उसके तरफ ही डेविलली मुस्कुरा के देख रहा है। इस चीज़ को देखकर बेइंग घबरा के जल्दी से लंजा के बॉडी से उठने जाता है, मगर बेइंग के शरीर में इतना ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हिल नहीं पा रहा था। तभी लंजा मोकिंगली मुस्कुरा के बेइंग को बोलता है, क्या हुआ, उठ नहीं पा रहे हो, हेल्प कर दूं प्रिंसेस को। मगर ऐसा क्या हो गया कि प्रिंसेस उठ नहीं पा रहा है, तुम तो चले गए थे ना, तो फिर वापस क्यों आ गए। इस बात को सुनकर वेंग डर डर के लैंजा को बोलता है, वो वो लोग वो लोग कह रहे थे। इस बात को सुनकर लैंजा वेंग को बोलता है, कौन लोग, किन लोगों की बात कर रहे हो तुम, और वो लोग क्या बोल रहे थे, असल में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बात को सुनकर वेंग लैंजा से दूर हटके लैंजा को बोलता है, आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो दूर जाके बैठ जाता है। तभी लैंजा वेंग को बोलता है, ठीक है, मुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से चल के जाने लगता है। इस चीज़ को देख के वेंग डर के लैंजा के साथ हल्के हल्के से चल के जाने लगता है। इस चीज़ को देख के लैंजा वेंग को बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो। इस बात को सुन के वेंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इस चीज़ को देख के लैंजा जैसे बाहर से जा रहा था, वैसे ही फिर से चलने लगता है। तभी वेंग भी लैंजा के पीछे पीछे जाने लगता है। इस चीज़ को देख के लैंजा पीछे मुड़ के वेंग को बोलता है, तुम्हें पता है तुम किस पर्सन का पीछा कर रहे हो। अगर नहीं पता है तो तुम्हें बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा पर्सन हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारी सेफ्टी का कोई भी गारंटी नहीं दूंगा। इसी वजह से बोल रहा हूँ, यहाँ पे चुपचाप रह जाओ और मुझे जाने दो। और तुम्हारा मॉम का जो जेवर है, मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खा के वो भी दे दिया, वो तुम्हें मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मेरा पीछा मत करो, अगर तुम मेरा पीछा करोगे तो तुम्हारा मॉम का जेवर तो मैं लूँगा ही, साथ साथ तुम्हें भी। ऐसा बोल के लैंजा जाने लगता है। इन सारे बातों को सुनकर बेइंग कुछ सोचता है कि वो लैंजा के पीछे पीछे जाएगा या नहीं। मगर जब उसे याद आता है उन सारे डाकू का बात और जंगल में जो सारे जानवर है उन सभी के बारे में, तब उसे लगता है कि उन सारी चीज़ों से बचने के लिए उसे लैंजा के पीछे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से लैंजा अकेला है तो वो जैसे तैसे लैंजा को हैंडल कर सकता है। मगर बहुत सारे डाकू, बहुत सारे लोग हैं, तो वो उन सभी को एक साथ नहीं संभाल पाएगा। ऐसा कुछ सोचकर ही वेंग फिर से लैंजा के पीछे पीछे जाने लगता है। इस चीज़ को देख के लैंजा एक टाइम पर इरिटेट होके वेंग को बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि मेरे पीछे मत आओ, तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। इस बात को सुनकर वेंग लैंजा को बोलता है, मैं आपके पीछे नहीं आ रहा हूँ, बस आप जहाँ जा रहे हैं मैं भी वहाँ ही जा रहा हूँ।
हमारा रास्ता एक है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। इस बात को सुनकर लंजा मोकिंगली मुस्कुरा के बेंग को बोलता है, ये जंगल है हानी, और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। तो तुम ऐसी कौन सी जगह पे जा रहे हो जिसकी वजह से हम दोनों का रास्ता एक है? इस बात को सुनकर बेंग लंजा को कुछ बोलने जाता है, मगर उसे शायद सही कोई बहाना और झूठ मूठ का आंसर नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वो फिर से चुप कर जाता है। तभी लंजा बेंग को कुछ बोलने जाता है, मगर तभी पीछे से किसी जानवर का दहाड़ने की आवाज आता है, जिस चीज को सुनकर बेंग पूरा फ्लिंच हो जाता है। वो जल्दी से डर के आके लंजा को हक कर लेता है, जिस चीज को देख के लंजा डेविल मुस्कुरा के बेंग को बोलता है, क्या कर रहे हो तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इस बात को सुनकर बेंग एकदम से लंजा के हाथ को छोड़ देता है। तभी लंजा बेंग के फेस की तरफ थोड़ा सा झुक के बेंग के गालों को हल्के से दबाते हुए बेंग को बोलता है, मगर तुम्हारा हक करना मुझे उतना भी बुरा नहीं लगा। तुम्हारे सॉफ्ट सॉफ्ट शरीर के साथ जब मेरा शरीर टच हुआ तो मुझे अच्छा ही लगा। इस बात को सुनकर बेंग एकदम से गुस्सा हो जाता है, मगर वो क्या करे, उसे ये बात पता ही नहीं, क्योंकि वो इस पर्सन के साथ जाना तो नहीं चाहता, मगर उसके पास और कोई उपाय भी नहीं है। इस घने जंगल में उसके पास दूसरा और क्या ही उपाय रह सकता है। तभी इतने सारे चीज़ की वजह से और बहुत देर तक ऐसा भागा दौड़ी करने की वजह से बेंग को बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है, जिसकी वजह से बेंग का पेट एकदम से ग्राउल साउंड करके उठता है, जिसकी वजह से लंजा बेंग की तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगता है। इस चीज़ को देख के बेंग एम्बैरेस होके लंजा को बोलता है, इसमें हंसने वाली क्या है, इंसान है, ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है ना। इस बात को सुनकर लंजा हंसते हुए बेंग को बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। अगर हमारा प्रिंसेस कहे कि उसे कुछ खाना है तो मैं शायद उसे कुछ खाना ढूंढने के लिए मदद कर सकता हूँ, मगर उसके लिए प्रिंसेस को मुझे कुछ देना होगा। इस बात को सुनकर बेंग लंजा को बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख भी नहीं लगा है, और मैं आप जैसे पर्सन के पास से खाना लेके तो कभी भी नहीं खाऊंगा। इस बात को सुनकर लंजा मुस्कुरा के बेंग को बोलता है, जैसा तुम्हारा मर्जी, मत खाओ। ऐसा बोल के लंजा उसके पॉकेट से कुछ सूखा खाना निकाल के खाने लगता है। बेंग लंजा को ऐसे खाते हुए देख उसका फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तभी लंजा बेंग को टीज करते हुए बेंग को बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगा है, ये वाला चीज़ खाओगे? इस बात को सुनकर बेंग लंजा को बोलता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। इस बात को सुनकर लंजा बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोल के लंजा फिर से चलने लगता है, और लंजा कभी कभी इतने जोर से चल रहा था कि जिसकी वजह से कभी कभी बेंग को लगभग दौड़ना पड़ रहा था, जिस चीज़ से बेंग पूरा इरिटेट हो जाता है। तो फिर लंजा फिर से एक दूसरे चट्टान के पास रुक जाता है। ये वाला चट्टान पहले वाले चट्टान से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस वाले चट्टान के पास से बहुत ही सुंदर सा झरना गिर रहा था। लंजा सीधे जाके उस झरने का पानी पीने लगता है। बेंग लंजा को इस जगह से पानी पीता हुआ देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। फिर लंजा का पानी पीना हो जाने के बाद लंजा चट्टान पे उसके शरीर को लेन करके बैठ जाता है। बेंग धीमे से लंजा को पूछता है, क्या ये पानी पीना ठीक रहेगा? इस बात को सुनकर लंजा बेंग को बोलता है, मुझे नहीं पता ठीक रहेगा या गलत। अगर तुम्हारा मन है तो पियो, नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहो। कोई तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है ये वाला पानी पीने के लिए। ऐसा बोल के लंजा ऐसा बोल के लंजा उसके सर के पीछे तकिया के जैसा उसका एक हाथ रख के उसका आंखें बंद कर लेता है। तभी बेंग डर डर के वो वाला झरने का पानी पी लेता है।
उसे इच्छा तो नहीं कर रहा था, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद जब बेइंग लैंजा की तरफ देखता है, उसे दिखाई देता है कि लैंजा चट्टान के पास बैठे बैठे ही उसका आंखें बंद करके सो गया है शायद। इस चीज़ को देख के वेंग को महसूस होता है कि अभी बहुत ज़्यादा रात है और उसे भी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, मगर वो कहाँ पे सोए। इस जमीन में उसने उसके बचपन से लेकर आज तक कभी भी जमीन में नहीं सोया है, और वो भी इस तरीके के जमीन जहाँ पे बहुत सारे पत्थर इधर उधर गिरे हुए हैं। तभी वेंग लैंजा से थोड़ा सा दूर जाके अपने आप को टाइट से हक करके सो जाता है, मगर तभी किसी जानवर का जोर से गुर्राने की आवाज़ आता है, जिसकी वजह से बेंग डर के लंजा के थोड़ा सा पास जाके सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब लंजा का आंखें खुलता है, तब लंजा को महसूस होता है उसे कोई पर्सन टाइट से हक करके सोया है। इस चीज़ को महसूस करके जब लंजा उसके पास देखता है, उसे दिखाई देता है वेंग उसे बहुत ही प्यार से हक करके सोया है। इस चीज़ को देख के लंजा वेंग के गालों को दबाते हुए वेंग को बोलता है, असल में तुम चाहते क्या हो? कभी खुद मेरे पास आते हो और कभी ऐसा बिहेव करते हो जैसे कि मानो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तभी ऐसे गालों को जोर से दबाने की वजह से वेंग का नींद टूट जाता है और वो उसके सामने लैंजा के फेस को इतने करीब देखकर एकदम से शॉक्ड होके लैंजा को उसके हाथों से पुश करके लैंजा के शरीर से थोड़ा सा दूर हट के लैंजा को बोलता है, अभी क्या कर रहे हैं? आप करना क्या चाहते हैं? इस चीज़ को सुनकर लैंजा वेंग को बोलता है, वो तो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि असल में तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि मैं इस जगह पे पहले सोया था और तुम मुझसे थोड़ा सा दूर, और मैं मेरे जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, बल्कि तुम ही मेरे पास लेटे हुए हो। तो तुम बताओ कि तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? इस बात को सुनकर बेंग लैंजा को कुछ नहीं बोलता। वो लैंजा से दूर हट के चुपचाप बैठा रहता है। तभी लैंजा बेंग को ऐसे चुपचाप देख के हल्के से बोलता है, तुम्हें पूछना बेकार है, क्योंकि तुम वैसे भी जवाब नहीं दोगे। ऐसा बोल के लैंजा बाहर से उठ के उसने जो शर्ट पहना था उसको खोलकर पास ही जो झरना था वहाँ पे नहाने लगता है। इस चीज़ को देख के बेंग चीख के बोलता है, आप ये क्या कर रहे हैं मेरे सामने? क्या आपको शर्म नहीं आता? इस चीज़ को सुनकर लैंजा वेंग की तरफ देख के वेंग को बोलता है, अगर तुम्हें आ रहा है तो तुम अपना आंखें बंद कर लो, देख क्यों रहे हो बेशर्मों की तरह? इस बात को सुनकर वेंग लैंजा को बोलता है, एक इतना ज़्यादा बेशर्म इंसान है। ऐसा बोल के वेंग उसका फेस दूसरी तरफ घुमा के चुपचाप बैठा रहता है। जब लैंजा का नहाना हो जाता है, वो फिर से चट्टान के पास आके उसके बूट के पास से एक चाकू निकाल के उसे चट्टान के पत्थर में घिसते हुए साफ करने लगता है। इस चीज़ को देख के बेंग डर जाता है। बेंग को ऐसे डरता हुआ देख के लैंजा बेंग को बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो मैं इससे तुम्हें मार के खाऊंगा? तो फिर नहीं बनी, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट उतना भी अच्छा नहीं है। ऐसा बोल के लैंजा शिकार करने के लिए बाहर से चला जाता है। लैंजा को बाहर से जाते हुए देख बेंग उसके शरीर की तरफ देखता है। उसने भी पूरा एक दिन नहीं नहाया है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसके बॉडी से कुछ अजीब सा ही स्मेल आ रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर बेंग ऐसा कुछ सोच के और लंजा को उसके आसपास ना देखकर ये सही मौका है ऐसा कुछ सोच के उसके ऊपर पहना हुआ कपड़े को उतार के सिर्फ एक पतला सा रोप पहन के पानी के अंदर नहाने के लिए उतर जाता है। पानी के अंदर इसलिए कहा क्योंकि उस झरने से पानी गिरने की वजह से वहाँ पे एक छोटा सा तालाब जैसा बन गया था। बेंग वहाँ पे नहा ही रहा था, तभी लंजा पीछे से आके बेंग को बोलता है, वाओ कितना खूबसूरत सीन है ना?
जैसे मानो आसमान से कोई परी उतर आई हो। मैंने बस सुना था, आज देख भी लिया। वैसे सीन अच्छा है। बहुत दिनों से मैंने कोई भी एंटरटेनमेंट वाला ना ही काम किया है और ना ही कोई चीज़ देखा है। इसी वजह से तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बोल के लहंजा बाबरी बैठ जाता है और बेइंग को देखने लगता है, जैसे मानो बेइंग कोई खेल दिखा रहा है लहंजा को। लहंजा की इस बात को सुनकर बेइंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है और उसे बहुत ज़्यादा शाय भी फील होता है, क्योंकि उसने जो थिन रोप पहना हुआ था वो पानी में भीग के उसका पूरा शरीर दिखा रहा था। इसी वजह से बेइंग उसके लिप को बाइट करके उसका फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी लहंजा, जो पानी के बाहर बैठ के बेइंग को ही देख रहा था, वो डेविली मुस्कुरा के बेइंग को बोलता है, वैसे मैंने सुना था कि किसी किसी को वो परी मिल भी गया है। क्या मैं भी तुम्हें हासिल कर लूँ? इस बात को सुनकर बेइंग गुस्सा होके लहंजा की तरफ देख के लहंजा को बोलता है, अगर हिम्मत है तो आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कल रात की बाइट के बारे में भूल गए हैं तो। इस बात को सुनकर लहंजा डेविल मुस्कुरा के बेइंग को बोलता है, ओहो, मैं तो डर गया। मेरा जंगली बिल्ली तो गुस्सा हो गई है। वैसे गुस्से में तुम और भी ज़्यादा सुंदर दिखते हो। ऐसा बोलकर लहंजा उसके हाथ में एक मरा हुआ रैबिट था, उसे लेके साफ करने के लिए चला जाता है। देखकर ही पता चल रहा था कि लहंजा ने जंगल में जाके इसे शिकार करके लाया है। तभी बेंग लहंजा को बोलता है, मेरा कपड़ा मेरा कपड़ा मुझे दीजिए। इस बात को सुनकर लहंजा एक बार बेंग ने उसका जो महंगा रोप एक जगह पे खोल कर रखा था उस तरफ देखकर फिर बेंग की तरफ देख के बेंग को बोलता है, मैं क्यों करूँ ये काम? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? तुम यहाँ पे खोल के गए थे तो तुम यहाँ पे आके ले लो इसे। इस बात को सुनकर बेंग गुस्सा होके लहंजा को बोलता है, अगर आप थोड़ा सा मदद कर देंगे तो इसमें ऐसा क्या बिगड़ जाएगा? इस बात को सुनकर लहंजा बेंग को बोलता है, मुझे क्या पता क्या बिगड़ जाएगा, मगर अभी मेरा मन नहीं है तुम्हें हेल्प करने की। और वैसे भी मैं काम कर रहा हूँ और तुम ऐश कर रहे हो, सो थोड़ा अपना शरीर हिलाओ। इस बात को सुनकर बेंग उसके लिप को बाइट करके फिर लहंजा को बोलता है, आप देख रहे हैं कि मेरा हालत कैसा है, अब फिर भी। इस बात को सुनकर लहंजा बेंग की तरफ देख के बेंग को बोलता है, तुम्हारा हालत जैसा भी हो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम मेरे वाइफ थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हारे लिए केयर करूँगा। इस बात को सुनकर बेंग और कुछ नहीं बोलता। तभी लहंजा फिर से वो जो काम कर रहा था वो काम करने लगता है। लहंजा को काम में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हुए देखकर बेंग धीरे धीरे से पानी से बाहर निकाल के उसने उसका कपड़ा जहाँ पे खोला था वहाँ पे जाने लगता है। वहाँ पे जाने के लिए बेंग को लहंजा के पास से जाना पड़ेगा। तभी जब बेंग लहंजा के पास से जा रहा था, लहंजा उसके एक हाथ से बेंग के पैर को पकड़ता है, जिस चीज़ से शॉक्ड होके बेंग लहंजा की तरफ देखता है। तभी लहंजा बेंग की तरफ देख के बेंग को बोलता है, बहुत ब्यूटीफुल है। इस बात को सुनकर बेंग कॉन्फ्यूज होके लहंजा की तरफ देखता है। तभी लहंजा बेंग को बोलता है, तुम्हारा भीगा हुआ शरीर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इस खाने को छोड़ के किसी और खाने पे फोकस करूँ। तुम क्या कहते हो? इस बात को सुनकर बेंग गुस्सा होके लहंजा को बोलता है, आप मेरा प्यार छोड़िए, वरना। इस बात को सुनकर लहंजा बेंग को बोलता है, वरना तुम क्या करोगे? फिर से काट लोगे? वैसे मैं तुम्हें काटने की वजह से नहीं छोड़ा था, उन सारी चीज़ों का तो मुझे बहुत ज़्यादा आदत है। तो इसी वजह से तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत समझो, क्योंकि अगर मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं होगा तो तुम्हारा लाख मुझे बाइट करने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
इस बात को सुनकर बेंग लेंजा को बोलता है, तो फिर आप चाहते क्या है? नहीं मैं आपको पहचानता हूँ और ना ही मैं आपको जानना चाहता हूँ। मुझे बस इतना पता है, आपने मेरा पूरा जिंदगी पूरा बर्बाद कर दिया। अगर आप उस दिन वैसे नहीं आते और वैसे लूटपाट नहीं करते तो आज मैं इस बात को सुनकर लैंजा बेइंग को बोलता है, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा लाइफ कौन सा बेहतर हो जाता। तुम किसी के घर में रहते और उसका हाउसवाइफ बन के उसका सारा घर का काम करते। इसके अलावा और क्या होता? और अगर वो तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता तो फिर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें घर में कैद करके रखता। उससे अच्छा तुम मुझे थैंक्स बोलो, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें आज़ादी मिला है। और अगर तुम थैंक्स कहना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं थैंक्स एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बदले में अगर तुम मुझे कुछ और दोगे तो शायद मैं एक्सेप्ट कर लूँ। मुझे सोचने दो कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। ऐसा बोल के लहंजा जहाँ पे बैठा था वहाँ से उठ खड़ा होता है। लहंजा को ऐसे उठ खड़ा होते हुए देखकर बेंग 2 कदम पीछे चला जाता है। तभी लहंजा उसके फेस को बेंग के करीब ले जाके बेंग के चीक पे हल्के से किस करता है, जिस चीज़ को देखकर बेंग गुस्सा होकर लहंजा को पुश करके उसके चीक को रफली पहुँच कर लहंजा को बोलता है, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या मैंने कहा कि मैं आपको शुक्रिया कहूँगा? तो फिर ये कैसा हरकतें है? इस बात को सुनकर लहंजा बेंग को बोलता है, कहने की क्या ज़रूरत है? मैं लहंजा हूँ और अगर मुझे शुक्रिया चाहिए होगा तो मैं खुद हासिल कर लेता हूँ। और मुझे हासिल करके कोई चीज़ लेना पसंद है, किसी के दान में दिया हुआ कुछ नहीं। तो तुम्हें मेरे ऊपर मेहरबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो खुद ले लेता हूँ। जैसे कि अभी मेरा मन नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हें ऐसे खुला घूमने दे रहा हूँ। मगर जब मेरा क्रेविंग बढ़ेगा तुम्हारे लिए तब मैं तुम्हें भी हासिल कर लूँगा और तुम्हारा लाख रोक टोक मुझे रोक नहीं पाएगा। इस बात को सुनकर बिंग उसके मन में सोचता है, ये मैं कहाँ फंस गया? और क्या ये पर्सन सच में मेरे साथ वो सब कुछ? नहीं नहीं, अगर ऐसा कोई समय आया तो मैं खुद का ही जान ले लूँगा। तो फिर ये और क्या ही कर पाएंगे मेरे साथ, यही अच्छा होगा। तभी लहंजा बेंग के चीन को पकड़ के थोड़ा सा हिलाते हुए बेंग को बोलता है, अरे अरे क्या सोच रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सारे बात तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है? इस बात को सुनकर बेंग लहंजा की तरफ देख के लहंजा के हाथ को एरोगेंटली झटक कर लहंजा को बोलता है, अब तो आपका मन नहीं है ना, तो अब हम इस बार भी बात नहीं करते। ऐसा बोल के बेंग उसके सूखे हुए कपड़ों के पास जाके उसके भीगे हुए कपड़ों को उतारने जाता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसे दिखाई देता है लहंजा कुछ देर पहले की तरह ही उसके तरफ गौर से देख रहा है। इस चीज़ को देख के बेंग गुस्सा होकर लहंजा को बोलता है, आप ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा तो इंसानियत दिखाइए। मैं कपड़े बदलने वाला हूँ और आप इस तरीके से देख रहे हैं मेरी तरफ। शर्म नाम का कोई चीज़ है आपके पास? इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बेंग को बोलता है, नहीं है मेरे पास, इसलिए तो देख रहा हूँ, अगर होता तो नहीं देखता। और तुम कपड़े बदल रहे हो, इसमें मैं कौन सा इंसानियत तुम्हें दिखा सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें कपड़े बदलने में थोड़ा सा मदद कर दूँ? अगर ऐसी इंसानियत की बात तुम कर रहे हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी मदद करूँगा। तुम अभी रुको, मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ। ऐसा बोल के लहंजा बेंग के पास जाने लगता है। तभी बेंग थोड़ा सा दूर हट के लहंजा को बोलता है, आप मेरे पास मत आइए और कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की। इस बात को सुनकर लहंजा बेंग को बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी बेंग उसके भीगे हुए रोप को खोल ले जाता है, मगर लहंजा का फिर से वही अजीब स्टेयर को महसूस करके वो उस भीगे हुए रोप के ऊपर ही उसका सूखा रोप पहन लेता है। उसे ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, मगर उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तभी कुछ देर बाद लहंजा उस खरगोश को पूरी तरीके से साफ करके आग जलाकर
उस खरगोश को पकाने लगता है। कुछ देर बाद जब लेंजा का उस खरगोश को पकाना हो जाता है, वो बेंग को खाने के लिए नहीं पूछता, वो खुद उस खरगोश को खाने लगता है। फिर कुछ देर बाद लेंजा बेंग की तरफ देख के बेंग को बोलता है, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें इसका छोटा सा हिस्सा खाने के लिए दे सकता हूँ, मगर उसके लिए जैसे कि मैंने पहले कहा था, तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। इस बात को सुनकर बेंग लेंजा की तरफ देख के लेंजा को बोलता है, नहीं मैं आपको कुछ दूंगा और ना ही मैं आपका खाना खाना चाहता हूँ, आप खुद खाइए, मुझे भूख नहीं है। इस बात को सुनकर लेंजा उसके मुंह पे थोड़ा सा खाना लेके बेंग के पास आके बेंग को बोलता है, मगर मुझे लगता है तुम्हें भूख लगा है, इसी वजह से मैं तुम्हें खिला देता हूँ। ऐसा बोल के लेंजा किस करने के माध्यम से बेंग को जबरदस्ती वो वाला खरगोश का मीट खिलाने लगता है। और लेंजा की ऐसी अजीब हरकतों से बेंग गुस्सा होके उसका हाथ पैर झटकने लगता है। तभी जब लेंजा ये एश्योर करता है कि बेंग ने वो खरगोश का मीट निकाल लिया है, तब लेंजा बेंग को छोड़ देता है। फिर वो बेंग की तरफ देख के बेंग को बोलता है, असल में मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया था, एक खरगोश मैंने शिकार नहीं किया है, शायद ये किसी वजह से मर गया है, शायद कुछ जहरीला कुछ खा लिया होगा इसी वजह से, और तुमने ये वाला मीट खा लिया, अब देखो तुम्हारा हालत क्या होता है। ऐसा बोल के लेंजा बेंग से दूर आके फिर से वही वाला खरगोश का मीट खाने लगता है। और बेंग ये वाला बात को सुनकर उसने अभी अभी जो खरगोश का मीट खाया है उसे उल्टी करके निकाल ले जाता है। तभी लेंजा बेंग को बोलता है, "हम्म, ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हें मेरे खरगोश के मीट के लिए पे करना पड़ेगा, और वो पे तुम्हारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महंगा होगा। और तुम देखो कितना ज़्यादा सेल्फिश पर्सन हो, मैं खुद भी तो ये मीट खा रहा हूँ ना, तो तुम्हें इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है? और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम इसको खा के मर जाओगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। और तुम अभी जिस सिचुएशन में हो उसमें तो तुम्हारा मरना और जीना सेम ही है, तो अपने ज़िंदगी को लेकर इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो?" इस बात को सुनकर बेंग गुस्सा होकर लेंजा को बोलता है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मगर मैं तुम जैसे पर्सन के पास नहीं मरना चाहता। इस बात को सुनकर लेंजा एकदम से बेंग को बोलता है, वाह, तुम रिच लोग तो बहुत ज़्यादा अजीब हो, मतलब मरने के लिए भी तुम्हारा अलग अलग कंडीशन है, कितना बोरिंग है। मगर अब जब तुम मेरे साथ रह रहे हो तो शायद तुम्हारा लाइफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऐसा बोल के लेंजा वो सारा खाना खा के उस आग के पास सो जाता है। और बेइंग भी जहाँ पे बैठा था वहाँ पे सो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। उसे लगता है शायद उसने जो खाना खाया था वो जहरीला होगा, इसी वजह से उसे नींद आ रहा है और वो शायद अब मर जाएगा। मगर लंजा ने भी तो वही खाना खाया है। तब उसे याद आता है कि लंजा भी वहाँ पर सो गया है, तो उसे लगता है कि लंजा भी शायद ऐसा कुछ सोचकर ही बेंग धीमे से बोलता है, अच्छा ही होगा, उसने जैसा काम किया है उनके लिए वही अच्छा है, मगर मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो मुझे इतना जल्दी क्यों मरना पड़ रहा है? मगर ठीक है, वैसे भी इस जगह पे रहने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊँ। ऐसा बोल के बेंग उसका आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद जब वो हल्के हल्के से उसका आंखें खोलता है, उसे दिखाई देता है लेंजा का फेस उसके सामने है और वो लेंजा के गोद में लेटा हुआ है। इस चीज़ को देखकर बेंग छटपटा के बहुत कुछ कहने जाता है। तभी लेंजा बेंग को बोलता है, चुपचाप लेटे रहो, तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मुझे अब फील हो रहा है कि मैं एक बेबी सीटर हूँ, क्या तुम खुद का ख्याल खुद नहीं रख सकते? ऐसा बोल के लेंजा और भी टाइट से बेंग को हक कर लेता है। बेंग भी लेंजा से कुछ बोलना चाहता था, मगर उसका गला पूरा सूखा हुआ था और उसके गले से कोई आवाज़ भी नहीं निकल रहा था और उसका शरीर भी
उसे बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा था। शायद उसे बुखार हो गया है, वैसे भीगे हुए कपड़ों में रहने की वजह से। मगर लेंजा लेंजा उसके साथ क्या कर रहा है? क्या वो उसके बुखार की हालत में उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? ऐसा कुछ सोच के ही जब बेंग लेंजा की तरफ देखता है, उसे दिखाई देता है लेंजा उसका बुखार उतारने के लिए उसके सर पर ठंडे पानी का पट्टी दे रहा है। और लेंजा के फेस पे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंगनेस भी है। लेंजा उसके धीमे वॉइस में कहता है, मैं तो एंजॉय करने आया था, मगर देखो मैं यहाँ पे फंस गया। ये लड़का ना जाने ये कैसा है, इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना होगा। ना ही मैं इसके साथ कुछ कर पाया, खामखा मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। फिर वो वेंग की तरफ देख के वेंग को बोलता है, जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। तुम क्या चाहते हो? मैं हमेशा तुम्हारा ऐसा सेवा करता रहूं? पूरे 2 दिन से तुम्हें बुखार है और मैं तुम्हें ऐसे ही बेबी सिटिंग किए जा रहा हूँ। मेरे पास उतना फालतू का समय नहीं है, तो इसी वजह से जल्दी ठीक हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही बारी छोड़ के चला जाऊंगा। इस बात को सुनकर बेंग गुस्सा होके लेंजा को बोलता है, तो जाइए ना, किसने कहा है आपको मेरा ध्यान रखने के लिए? मैं भी नहीं चाहता कि आप मेरा ध्यान रखिए। ऐसा बोल के बेंग लेंजा के गोदी से उठकर जाने वाला था। तभी लेंजा बेंग को बोलता है, ठीक है, उतना ज़्यादा नखरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, मैं वैसे भी यहाँ से चला जाऊँगा, तो ज़्यादा मत सोचो और चुपचाप लेटे रहो। और मैं नहीं चाहता मेरे इतने दिनों का मेहनत बस तुम्हारे इन रिकलेस हरकतों की वजह से बिगड़ जाए। ऐसा बोल के लेंजा फिर से बेंग के सर पे ठंडे पानी का पट्टी देने लगता है। तभी बेंग लेंजा को बोलता है, आपको क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की? आप तो नहीं चाहते ना, तो ज़बरदस्ती ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इस बात को सुनकर लेंजा बेंग को बोलता है, मेरी मर्जी और मेरा मर्जी जो होगा मैं वो करूँगा। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाला कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ? और ज़्यादा बकबक मत करो। 2 दिन से तुम ऐसे ही मेरे गोदी में लेटे हुए हो, मगर शांत थे, इसलिए मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रहा था। मगर अभी बस कुछ देर के लिए तुम्हें होश आया और तुम मेरा दिमाग खा रहे हो, सो थोड़ा सा चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा बात मत करो। इसके बाद 2-3 दिन बीत जाता है और लेंजा की बहुत सारे केयर की वजह से बेइंग का शरीर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और लेंजा भी बेइंग के साथ अब थोड़ा सा जेंटली बिहेव करता था। मगर बेइंग को लेंजा फिर भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। बेइंग हर समय लेंजा को बोलता था, क्या आप प्लीज़ मुझे मेरे घर ले जाएंगे? अगर आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे तो तब आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। इस बात को सुनकर लेंजा बेइंग को बोलता है, अगर घर जाना ही है तो खुद ब खुद जाओ, मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता और ये मेरे रूल के खिलाफ है। और तुम्हारे पास बस कुछ दिन ही है, तो इस कुछ दिन के अंदर तुम क्या करोगे वो तुम सोच लो, क्योंकि कुछ दिन के बाद मुझे मेरे जगह वापस जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन रह भी नहीं पाऊँगा और जब मैं चला जाऊँगा तब मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जाऊँगा। तो तब तुम्हें अपना रास्ता अपने आप से ढूंढना होगा। तो आपके लिए तुम सोचो कि तुम आखिर क्या करोगे। तभी एक दिन वेइंग और लेंजा बैठ के लेंजा का शिकार किया हुआ खाना खा रहा था। तभी लेंजा वेइंग के पीछे कुछ देखकर वेइंग के करीब जाता है। तभी वेइंग डर के उसका आंखें बंद कर लेता है। तभी लेंजा वेइंग के पीछे से एक जहरीला बिच्छू को मार के आँख पे फेंकते हुए वेइंग को बोलता है, तुम अपना आंखें खोल सकते हो और इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? अगर इतने दिनों में मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ आगे भी कुछ नहीं करूँगा। इस चीज़ को सुनकर बेइंग उसका आंखें खोलता है एंड उसे दिखाई देता है लेंजा एक जगह पे बैठ के चुपचाप उसका शिकार किया हुआ खाना खा रहा है और उसके फेस पे एक बहुत ही हल्का सा मुस्कान है। बेइंग पहली बार लेंजा को देखकर कुछ अजीब सा फील करता है। उसका हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम
लगने लगता है। तभी बेइंग उसके मन को समझाते हुए धीमे से उसके मन के अंदर ही कहता है, ये तू कैसे सोच सकता है बेइंग? तू क्या भूल गया है कि वो मेरे साथ क्या कर रहे थे और उनकी वजह से ही मेरा आज ऐसी हालत है, और तू उनके लिए कुछ अजीब सा फील कर रहा है। क्या तू पूरी तरीके से पागल हो गया है? तभी बेइंग का और एक मन कहता है, मगर इन 2-3 दिनों में उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। जब मुझे बुखार हुआ था वो रूटली बातें तो कर रहे थे, मगर उनका एक्शन कुछ और ही चीज़ दिखा रहा था। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और अब वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव भी कर रहे हैं। इवन वो वो ठरकी हरकतें भी नहीं कर रहे हैं। तभी वेइंग का दूसरा मन फिर से बोलता है, तो नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ? तो तू क्या बोलना चाहता है कि तुझे इनसे प्यार हो गया है और तू इनके साथ? तभी वेइंग उसका सर हिला के उसके अपने आप से ही बोलता है, ये मैं क्या सोचे जा रहा हूँ, मुझे इन सारे बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी लैंजा वेइंग को बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? खाना ठंडा हो रहा है, अगर नहीं खाओगे तो मुझे बता दो, मैं खा लेता हूँ। तभी वेइंग लैंजा की तरफ देख के धीमे से बोलता है, नहीं नहीं मैं खाता हूँ। तभी लैंजा बाहर से उठ के कहीं जाने वाला था और अभी रात का समय है, इसी वजह से वेइंग लैंजा को पूछता है, आप कहाँ पे जा रहे हैं? इस बात को सुनकर लैंजा वेइंग को बोलता है, कुछ शिकार करने। इस बात को सुनकर वेइंग लैंजा को बोलता है, मगर अभी अभी तो हमने खाना खाया ना। इस बात को सुनकर लैंजा वेइंग की तरफ देख के हल्के से मुस्कुरा के वेइंग को बोलता है, तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि मेरा इतने से पेट नहीं भरा। ऐसा बोल के वो जाने लगता है। तभी वेइंग लैंजा के साथ जाने लगता है। तभी लैंजा वेइंग की तरफ देख के वेइंग को बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इस बात को सुनकर वेइंग लैंजा को बोलता है, क्यों आपके साथ? इस बात को सुनकर लैंजा वेइंग को बोलता है, मेरे साथ मत आओ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मुझे और भी ज़्यादा परेशानी होगा। इस बात को सुनकर वेंग लैंजा को बोलता है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, बस मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मैं यहाँ पे अकेला नहीं रहना चाहता। इस बात को सुनकर लैंजा वेंग को बोलता है, अभी कुछ दिनों पहले ही तो तुम मुझसे दूर जाना चाहते थे और अभी मेरे पास इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए तुम। क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा बिलीव करते हो अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे कुछ कर दूँ तो? इस बात को सुनकर बेंग उसकी प्यारी प्यारी आंखों से लैंजा की तरफ देखने लगता है। तभी लैंजा बेंग को बोलता है, छोड़ो, तुम्हें समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? मेरे साथ साथ आना और कोई एक्स्ट्रा झमेला मत पकाना, ठीक है? इस बात को सुनकर बेंग उसका सर हाँ में हिला के लैंजा के साथ जाने लगता है। गहरे जंगल में जाके जब लैंजा शिकार कर रहा था तब बेंग लैंजा के पास ही खड़ा था। तभी अचानक से लैंजा को महसूस होता है कि कोई एक चीज़ उनके तरफ ही दौड़ते हुए आ रहा है। इस चीज़ को महसूस करके जब लैंजा पीछे मुड़ता है तब उसे दिखाई देता है एक बड़ा सा टाइगर बेंग को एम करके बेंग की तरफ छलांग लगाया है। इस चीज़ को देख के लैंजा एकदम से बेंग को हटा के बेंग की जगह पे खड़ा हो जाता है और वो टाइगर बेंग के शरीर के ऊपर ना गिर के लैंजा के शरीर के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से लैंजा के हाथ पे जो चाकू था वो लैंजा के हाथ से छूट जाता है और वो टाइगर लैंजा के कंधे में एक जोर का बाइट करता है, जिसकी वजह से लैंजा जोर से चीख के उठता है। लेकिन उसके आंखों के सामने ऐसा कुछ होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो डर के रोने लगता है, उसका हाथ पैर पूरा ठंडा पड़ जाता है। तभी लैंजा बेंग को चीख के बोलता है, तुम्हारे पैर के पास चाकू गिरा है, वो जल्दी से मुझे ला के दो। इस बात को सुनकर बेंग रोते हुए लैंजा की तरफ देखता है। लैंजा बेंग को रोते हुए देख के बेंग को बोलता है, तुम डरो मत, तुम वो चाकू मुझे दो। अगर तुम वो चाकू मुझे नहीं दोगे तो मैं अभी मर जाऊंगा। तो तुम सोच लो, तुम क्या करना चाहते हो? तुम वहाँ पे खड़ा होके डरना चाहते हो या मुझे मदद करोगे? क्योंकि अगर ये टाइगर मुझे मार दिया तो उसके बाद वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो चाकू मेरे तरफ करो। इस चीज़ को सुनकर
बेंग उसके कांपते हुए हाथों से उस चाकू को उठाता है, मगर वो लहंजा को वो चाकू कैसे दे, क्योंकि लहंजा का अभी वैसा हालत नहीं है कि वो किसी तरीके से उस टाइगर को घायल कर सके। तभी बेंग ज़्यादा कुछ न सोच के उसके आंखों के आंसू को पोंछ कर उस चाकू को अपने हाथ में लेके उसके शरीर का सारा ताकत यूज़ करके उस टाइगर के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से वो टाइगर एकदम से लहंजा को छोड़ के छटपटाने लगता है। तभी इस छटपटाने की वजह से बेंग के हाथ पे उस टाइगर का पंजा लगता है, जिससे बेंग का हाथ एक जगह पे काट के बाहर से खून निकलने लगता है। तभी लहंजा उसकी जगह से उठकर पास ही एक बड़ा सा पत्थर था, उसको लेकर उस टाइगर के सर पे बहुत ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से वो टाइगर वहाँ पर ही मर जाता है। अगर लहंजा के पास उसका गन होता तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मगर आज शिकार पे आते समय वो उसका गन लेना भूल गया था, इसी वजह से यहाँ पे इतना सारा झमेला हुआ। तभी जब लहंजा बेंग की तरफ देखता है, उसे दिखाई देता है बेंग के हाथों से खून निकल रहा है। तभी बेंग पैनिक होके लहंजा के पास आके लहंजा को बोलता है कि आप ठीक है, क्या आपको कहीं भी पेन हो रहा है? इस बात को सुनकर लहंजा बेंग के हाथ को अच्छे से देखते हुए बेंग को बोलता है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगा है। चलो, मुझे जंगल में कुछ ऐसा पेड़ पता है जिसका पत्ता अगर मैं तुम्हारे इस जगह पे लगा दूंगा तो तुम्हारा ये वाला घाव जल्दी ठीक हो जाएगा और खून निकालना भी बंद हो जाएगा। तभी बेंग लहंजा की तरफ देख के उसके रोने वाला वॉइस में बोलता है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे बारे में फिक्र करना बंद करके अपने बारे में सोचेंगे। आपने देखा आपका कंधे का क्या हालत है, अगर आपको कुछ हो गया तो? इस बात को सुनकर लहंजा बेंग को बोलता है, हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा मुझे मुझे इन सारी चीज़ों का आदत है और कोई ऐसे ही डाकू थोड़ी ना बनता है। अगर मैं नाजुक होता तो मैं क्या इस रास्ते में आता? तो तुम मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। लहंजा ऐसा कुछ बोल तो देता है, मगर उसके गर्दन में उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा डीजी भी फील हो रहा था। मगर वो ये चीज़ बेंग को नहीं दिखाता, क्योंकि अगर वो ये चीज़ बेंग को दिखाएगा तो बेंग और भी ज़्यादा डर जाएगा। तभी लहंजा खुद जाके कुछ मेडिसिन वाला पत्ता इकट्ठा करके बेंग के घाव पे लगाने लगता है। तभी बेंग वहाँ से कुछ पत्ता लेके उन पत्तों को लहंजा के घाव पे लगा देता है और लहंजा को बोलता है, आपको मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा चोट भी बहुत ज़्यादा मामूली है, आपसे तो बहुत ज़्यादा ही। तो आप प्लीज़ कुछ देर के लिए अपने बारे में सोचिए। इस बात को सुनकर लहंजा बेंग को बोलता है, क्यों तुम खुश नहीं हो? क्योंकि तुम्हें ज़बरदस्ती उठाने वाला डाकू आज मारने वाला है, तो इसी वजह से तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस बात को सुनकर बेंग एकदम से लहंजा को बोलता है, नहीं मैं खुश नहीं हूँ और आप इन सारे बारे में बात मत कीजिए, आप प्लीज़ अभी चुपचाप बैठे रहिए। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बेंग को कुछ कहने जाता है, मगर उसे इतना ज़्यादा डिजी फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उसका आंखें बंद कर लेता है। बेंग जो उसके पास ही बैठा था, वो लहंजा को ऐसे आंखें बंद करता हुआ देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, मगर वो जब महसूस करता है कि बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से लहंजा का शरीर और एयर नहीं ले पा रहा है, इसी वजह से लहंजा शायद सेंसलेस हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा कुछ सोच कर ही बेंग ज़्यादा पैनिक नहीं करता। तभी जब बेंग लहंजा के घाव को अच्छे से ट्रीट करके लहंजा के पास से बैठकर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, तभी बहुत ज़्यादा थकान रहने की वजह से कब उसका आँख लग जाता है उसे खुद को भी पता नहीं चलता। मगर अचानक उसका नींद टूट जाता है, क्योंकि लहंजा बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वजह से काँप रहा था। जब बेंग आंखें खोलकर इस चीज़ को देखता है, उसे पहले कुछ भी समझ नहीं आता। इसी वजह से वो लहंजा के पास जाके लहंजा को पूछता है, क्या हुआ आपको?
कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, मगर हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपको ढक पाऊंगा। ऐसा बोलकर ही बेइंग उसके शरीर की तरफ देखता है। वो और कोई उपाय न पाके उसका पहना हुआ मोटा सा रोब खोलकर लेंजा के शरीर के ऊपर दे देता है। ठंड तो उसे भी लग रहा था, मगर वो क्या ही कर सकता है। वो सिर्फ एक पतला सा रोब पहन के लेंजा के सिर के पास बैठा रहता है। और लेंजा ने कुछ दिनों पहले जैसे उसका ध्यान रखा था उसके बुखार के हालत में, बेंग भी वैसे लेंजा का ख्याल रखने लगता है। तभी लेंजा बड़बड़ा के कुछ कहना शुरू कर देता है, जो बातें बेंग को सुनाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से बेंग सुनने के लिए लेंजा के मुंह के पास उसका फेस ले जाता है। जब वो सुनने की कोशिश करता है तब उसे हल्का हल्का कुछ सुनाई देता है, मगर वेइंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर लेंजा क्या बोल रहा है। तभी लेंजा एकदम से वेइंग को उसके शरीर के ऊपर खींच लेता है। इस चीज़ की वजह से वेइंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो लेंजा को बोलता है, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपको इतना ज़्यादा चोट लगा है। अगर मैं आपके शरीर के ऊपर गिरूंगा तो आपको और भी ज़्यादा पेन होगा। मगर लेंजा तो जैसे मानो नशे में धुत हो और उसको वेइंग का कोई भी बात सुनाई नहीं दे रहा है। लेंजा वेइंग के नेक पे किस करने लगता है। इस चीज़ से वेइंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो लेंजा को पुश करना चाहता था, मगर लेंजा के कंधे में बहुत ही गहरा और बड़ा चोट लगा है, जिसकी वजह से वो लेंजा को ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। और इधर लेंजा जो वेइंग के गर्दन से किस करते हुए उसके सीने के एरिया पे आता है। फिर एक एक करके वो वेइंग के सारे शरीर में किस करता है। वो पूरी तरीके से वेइंग को पाना चाहता था, जैसे मानो उसका कितने दिनों का चाहत वो आज पूरा करना चाहता है। वेइंग रेसिस्ट तो कर रहा था, मगर एक टाइम पे उसका हालत भी एक नशे में धुत पर्सन की तरह हो जाता है। ना जाने क्यों उसका सर भी चकराने लगता है। उसके आंखों के सामने भी सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। और जो कुछ भी हो रहा है उन सब में बेंग भी अपने आप को पूरी तरीके से खो देने लगता है। उन दोनों को ही कोई होश नहीं रहता, और वो दोनों ही जो सब कुछ एक दूसरे के साथ कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि जब उन दोनों का होश लौटेगा वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पछताएंगे। जब सुहा बेंग उसका आंखें खोलता है, उसे महसूस होता है उसके सारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसके शरीर के ऊपर बहुत ही भारी कुछ रखा हुआ है। इस चीज़ को महसूस करके जब बेंग आंखें खोल के उसके पास देखता है, उसे दिखाई देता है लेंजा बिल्कुल बिना कपड़ों के उसके पास लेटा हुआ है। और लेंजा के एक हाथ बेंग के कमर को बहुत ही टाइट से जकड़ा हुआ है। जब बेंग उसके शरीर की तरफ देखता है, उसे दिखाई देता है उसके शरीर में भी कोई कपड़ा नहीं है और उसके शरीर के सारे जगह लाल लाल निशानों से भर गया है। बेंग को रोना आ रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया और कल रात क्या हुआ था। उसे अच्छे से याद भी नहीं आ रहा था, बल्कि उसके सर पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मगर उसे पता है कि लेंजा पहले एक विलन की तरह बिहेव कर रहा था, मगर ऐसा कोई काम उसने शायद जानबूझ के नहीं किया है। मगर ये सब कुछ जो हुआ है अब क्या होगा, ऐसा कुछ सोचकर ही बेंग पास में ही उसके सारे कपड़ा जो इधर उधर बिखरा हुआ था उन्हें समेट के जैसे तैसे पहन के लेंजा से थोड़ा सा दूर जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि वो किसी और का वाइफ है। और अगर उन लोगों को इन सारे चीज़ के बारे में पता चला तो क्या वो लोग बेइंग को अपनाएंगे। ऐसा कुछ सोचकर ही बेइंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। इतना ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ को सुनकर लेंजा का भी नींद टूट जाता है। वो एकदम से उसके जगह से उठ बैठ के उसके सर पे उसके एक हाथ से मसाज करते हुए बोलता है, मेरा सर इतना ज़्यादा क्यों दुख रहा है और कल रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं। कल रात हम लोगों के ऊपर टाइगर ने
हमला किया था, उसके बाद क्या हुआ था? ऐसा कुछ बोलकर ही जब लहंजा उसके साइड में देखता है, तब उसे दिखाई देता है बेंग अपने दोनों घुटनों को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहा है। इस चीज़ को देख के लहंजा उसका थका हुआ वॉइस में बेंग को बोलता है, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो और क्या हुआ है? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तो रोने वाला क्या हुआ है? और क्या कल रात टाइगर ने वैसे हमारे ऊपर हमला किया था, इसी वजह से तुम डर के रो रहे हो, मगर इसमें रोने वाला क्या है? तब तो तुमने उतना ज़्यादा हिम्मत वाला काम किया था, जिसको देखकर मैं खुद भी शॉक्ड हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे तब उस तरीके से बचाने के लिए। ऐसा बोलकर ही जब लहंजा बेइंग के शरीर के कुछ कुछ हिस्सों के तरफ अच्छे से देखता है, उसे कुछ शक होता है। फिर जब वो अपने शरीर की तरफ देखता है, उसे समझ आता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। तभी उसे दिखाई देता है कल रात उसने जो मेडिसिन का पत्ता लाया था, वो कुछ पत्ते उसके पास ही पड़ा हुआ है। जब लहंजा उन पत्तों को हाथ में लेकर अच्छे से देखता है, तब उसे दिखाई देता है ये पत्ता मेडिसिन का पत्ता तो है, मगर जो वाला पत्ता वो ढूंढ रहा था, ये वो वाला पत्ता नहीं है। ये पत्ता घाव को ठीक तो करता है, मगर उसके साथ ही साथ इंसान की शरीर के अंदर बहुत सारे डिज़ायर को भी पैदा करता है, जिसकी वजह से उस पर्सन को वो सब कुछ करने का क्रेविंग बढ़ता है। दोनों पत्ता ही लगभग सिमिलर दिखता है, इसकी वजह से ही रात के अंधेरे में लहंजा ने वो वाला पत्ता ना ले आके गलती से ये वाला पत्ता ले आया है। इस चीज़ को समझ के ही लहंजा उसके मन ही मन में खुद को कोसने लगता है, क्योंकि वो बहन के साथ मजाक मस्ती तो कर रहा था, मगर बहन के साथ ज़बरदस्ती ये सब कुछ करने का उसका कोई भी इच्छा नहीं था। वो बहन को कुछ बोलने जाता है, मगर वो फिर चुप कर जाता है। तभी लहंजा उसके सारे क्लोथ को पहन के बाहर से कुछ देर के लिए कहीं चला जाता है। कुछ देर बाद जब लहंजा वापस आता है, तब उसे दिखाई देता है वेंग उस झरने के पानी में नहा रहा है। इस चीज़ को देख के लहंजा इस बार उसका फेस दूसरी तरफ टर्न करके उस झरने से थोड़ा सा दूर जाके बैठ जाता है। तभी जब वेंग का नहाना हो जाता है, वो चुपचाप उसके सारे कपड़ों को पहन के जब चट्टान के पास आता है, तब उसे दिखाई देता है लहंजा चट्टान के दूसरी तरफ उसका मुंह घुमा के चुपचाप बैठा है। इस चीज़ को देखकर वेंग लहंजा को कुछ कहने जाता है। तभी लहंजा एकदम से उसके जगह से उठ के बेंग की तरफ देख के बेंग को बोलता है, देखो कल रात शायद हमारे बीच कुछ हुआ था, मगर जो कुछ भी हुआ था गलती से हुआ था। इस बार मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की, तो अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम भी इस बारे में किसी से बात मत करना, नहीं तो तुम्हें लोग गलत समझेंगे। इस बात को सुनकर बेंग उसके लिप को बाइट करके चुपचाप उसका सर झुका के खड़ा रहता है। तभी लहंजा बेंग को बोलता है, तुम यहाँ पे रुको, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के लहंजा फिर से बाहर से कहीं चले जाता है। लहंजा को गए हुए कुछ देर हो गया था और बेंग चुपचाप चट्टान के पास बैठकर बहुत सारी चीज़ें सोचे जा रहा था कि कैसे वो अपने मन को मनाए कि जो सब कुछ भी हुआ था वो सब कुछ गलती से हुआ था। हाँ, ये बात तो सच है कि बेंग को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं, मगर जो कुछ हुआ था वो नहीं हुआ था, वो ये भी तो नहीं सोच सकता ना। ऐसा कुछ सोचकर ही बेंग उसके हाथों के नाखूनों को जोर जोर से बाइट करने लगता है। तभी सूखे लकड़ियों का टूटने का आवाज़ सुनाई देता है। इस चीज़ को सुन के बेंग को लगता है शायद लहंजा आया है। ऐसा कुछ सोचकर ही जब बेंग सामने देखता है, तब उसे दिखाई देता है ये लहंजा नहीं है, ये तो वो सारे डाकू है जो लहंजा के साथ लूटपाट करते हैं। इस चीज़ को देखकर बेंग सोचने लगता है कि वो अब क्या करे। तभी वो डाकू बात करते हुए बोलता है, तुझे सही में पता है कि लहंजा यही पर होगा? इस बात को सुनकर एक दूसरा डाकू बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि लहंजा यहीं पे ही होगा, नहीं तो और कहाँ जाएगा। हमेशा वो इस जगह पर ही आता है, तो इस बार भी यही आया होगा। इस बात को सुनकर
वो दूसरा डाकू बोलता है, मगर मुझे लगता है हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने हमें मना किया था। उसने हमें बोला था कि हम जिस जगह पे मिलते हैं हमें वहीं पे मिलना चाहिए। हम 2-3 दिन बाद उस जगह पर ही मिलेंगे। तो फिर इस बात को सुनकर वो पहला वाला डाकू बोलता है, उसकी हर एक बात मानने की क्या ज़रूरत है? अगर वो हमसे सवाल करेंगे तो हम तब कोई एक बहाना बना देंगे। तभी उनमें से एक और कुछ डाकू बोलता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। वो हमारे बॉस है और तुम दोनों ऐसे उनका नाम ले रहे हो जैसे कि मानो वो तुम दोनों का फ्रेंड है। इस बात को सुनकर वो दोनों डाकू एक दूसरे के फेस की तरफ देखकर फिर बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, वो हमारे बॉस बने हैं और बस कुछ ही साल तो हुआ है कि वो हम लोगों का बॉस हुआ है। इससे पहले तो हमारा बॉस कोई और था ना, तो उन्हें इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देने का भी कोई बात नहीं है। इस बात को सुनकर वो दूसरा वाला डाकू उन दोनों डाकू को बोलता है, हर चीज़ का एक नियम होता है। अगर हमारे साथ रहना है तो वो वाला नियम तुम लोगों को मानना ही पड़ेगा। इस बात को सुनकर वो दोनों डाकू और कुछ नहीं बोलते। इधर दूसरी तरफ वेइंग उन सभी डाकू को देखकर डर के चट्टान के पीछे छुप गया था। तभी वो दोनों डाकू जहाँ पे लेंजा और वेइंग थे वहाँ पे आते हुए सभी डाकू को बोलता है, देखो हम लोग वहाँ पे उतना ज़्यादा कष्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा बॉस आराम से शिकार करते हुए खाना खा रहा है। तभी एक डाकू उस पहले वाले डाकू को बोलता है, तो इतने दिनों तक बॉस यहाँ पे है, क्या वो खाना ना खा के भूखे रहेंगे? इस बात को सुनकर वो पहला वाला डाकू उस दूसरे डाकू के साथ झगड़ा करते हुए बोलता है, मगर वो हमारे बॉस है, तुम लोगों ने ही तो कहा था ना, तो उनका ये जिम्मेदारी है कि वो हम लोगों का ख्याल रखे। हम वहाँ पे छोटा मोटा शिकार करके एक दूसरे के साथ बांट के खा रहे हैं और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से सुकून से अकेला शिकार करके बहुत ही आराम से खा रहा है। इस बात को सुनकर एक दूसरा डाकू उस पहले वाले डाकू के ऊपर हंसते हुए बोलता है, तुझे क्या लगता है तू एक बेबी है और बॉस तुझे बेबी सीटिंग करेंगे? इस बात को सुनकर वो पहला वाला डाकू और बाकी सारे डाकू जो लंजा के बहुत ज़्यादा वफादार है वो सभी लोग झगड़ा करने लगता है। तभी उस पहले डाकू के साथ और एक जो हरामी वाला डाकू था वो इधर उधर किसी को ढूंढने लगता है। असल में वो जिसे ढूंढने के लिए इतना दूर आया है। तभी चट्टान के पीछे की तरफ से उसे हल्के हल्के से किसी का रोने का आवाज़ सुनाई देता है, जिस चीज़ को सुनकर उसके फेस पर एक डेविल सा मुस्कान आ जाता है। वो धीरे धीरे जब चट्टान के पीछे जाता है तब उसे दिखाई देता है बेइंग चट्टान के पीछे बिल्कुल एक कोने में उसके मुंह को उसके दोनों हाथों से कवर करके चुपचाप बैठ के रो रहा है। इस चीज़ को देखकर वो दूसरा डाकू डेविली मुस्कुरा के बेइंग के पास बैठ के बेइंग को बोलता है, अरे तुम यहाँ हो और तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए मैं हमारे साथ जो और लोग हैं उन लोगों को कितना ज़्यादा समझा के यहाँ पे लाया हूँ। नहीं तो वो लोग तो लंजा के चमचे हैं, उसका बात कोई टालना ही नहीं चाहता। मगर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा रिस्क लिया। ऐसा बोलकर वो डाकू बेइंग के दोनों हाथों को उसके मुंह से हटाकर फिर बोलता है, इतना ज़्यादा तो सुंदर मुंह है तुम्हारा, इसे कवर करके क्यों रखे हो? मुझे देखने दो। ऐसा बोल के वो बहुत ही क्रीपीली हंस रहा था। इन सारी चीज़ों को देखकर बेइंग उस डाकू को धक्का मार के वहाँ से जाने वाला था। तभी वो डाकू बेइंग के हाथ को टाइटली पकड़ के बेइंग को बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उतने दूर से तुम्हारे लिए आया और तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? कभी भी नहीं। ऐसा बोलकर वो डाकू बेइंग को खींचते हुए उन सारे डाकू के बीच लाता है। तभी पहला वाला डाकू बेइंग को देख के उस दूसरे डाकू को बोलता है, अरे तू इस पर्सन के बारे में बात कर रहा था? ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसीलिए तू यहाँ पे आना चाहता था। तभी वो दूसरा डाकू उस डाकू को बोलता है, हाँ मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे एक बहुत ही सुंदर एक पर्सन मिला है, बस इसके लिए ही तो उस लंजा ने
हमें वहाँ पे छोड़कर इसको लेके यहाँ पे आ गया एंजॉय करने के लिए। मगर उसने जितना एंजॉय करना था उतना उसने कर लिया। अब मेरी बारी है। इस बात को सुनकर वो पहला वाला डाकू उस दूसरे डाकू को बोलता है, और मेरे बारे में? इस बात को सुनकर वो दूसरा डाकू उस पहले डाकू को बोलता है, हाँ हाँ तेरे बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले मैं तो मन भर लूँ। ऐसा बोलकर वो डाकू बैंक को खींचते हुए वहां से ले जा ही रहा था, तभी वो दूसरा डाकू एकदम से जमीन में गिर जाता है, क्योंकि एक उड़ता हुआ चाकू सीधे उस डाकू के गर्दन से आर पार हो गया था, जिसकी वजह से वो डाकू वहीं पे मर जाता है। और इस तरीके से चीज़ होता हुआ देखकर वो चाकू जिस तरफ से उड़कर आया था उस तरफ सभी डाकू और बेंग भी देखने लगता है। तभी उस तरफ से लहंजा आता है। लहंजा के फेस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो आकर ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाले वॉइस में उन सभी डाकू से बोलता है, तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पे आने की, जब मैंने तुम लोगों को मना किया था। मैंने बोला था तुम लोगों को कि हम जहाँ पे मिलते हैं हम कुछ दिनों बाद वहाँ पर ही मिलेंगे, तो तुम लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे क्यों आ गए हो। इस बात को सुनकर वो पहला वाला डाकू लहंजा के ऊपर गुस्सा होकर लहंजा को बोलता है, हम लोग तुम्हारी बात क्यों माने, और हमारे असूल के खिलाफ है कि किसी भी हमारे साथी को हम बेवजह ऐसे नहीं मार सकते। इस बात को सुनकर लहंजा उस डाकू के पास जाके उस डाकू को बोलता है, तुम लोग भूलो मत, मैं अब तुम लोगों का बॉस हूँ, तो मुझसे बात थोड़ा सोच समझ के करो, और नियम मैं बनाता हूँ, और अगर तुम्हें उस नियम को तोड़ना ही है तो तुम ये बात याद रखना कि तुम्हें नियम तोड़ने के साथ साथ अपना दम भी तोड़ना पड़ेगा। ऐसा बोल के लहंजा उसके वफादार एक पर्सन को उसके पास बुला के उसे पूछता है, मैंने जो कहा था वो बात तुम लोगों ने क्यों नहीं माना। इस बात को सुनकर वो डाकू लहंजा को बोलता है, मैं मानना चाहता था बॉस, और हम सभी मानना चाहते थे, मगर इन दोनों ने हमें कुछ और ही समझाया था। इस बात को सुनकर लहंजा उस डाकू को बोलता है, और तुम लोग समझ गए, क्या तुम लोग बच्चे हो? नहीं ना, तो फिर? इस बात को सुनकर वो डाकू चुपचाप उसका सर झुका के खड़ा रहता है। तभी वो पहला वाला डाकू बेंग के हाथ को पकड़ के खींचते हुए बोलता है, ये पर्सन अब मेरा है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, और मुझे तुम्हारे इस गंदे से ग्रुप में भी और नहीं रहना। ऐसा बोलकर वो पर्सन बेंग के हाथ को पकड़ के खींचते हुए ले जाने लगता है। बेंग जाना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो रेसिस्ट करने लगता है। तभी लंजा एकदम से आके उस पर्सन का हाथ उसके कंधे से काट देता है, जिसकी वजह से वो पर्सन दर्द से रोने लगता है। तभी लंजा उस पर्सन के सीने के ऊपर उसके एक पैर को रख के उस पर्सन को बोलता है, जो मेरा है उसके ऊपर हाथ डालना तो दूर की बात, अगर तुम नजर भी डालोगे तो उनका भी हालत ऐसा ही होगा। इस बात को सुनकर वो पहला वाला डाकू लहंजा को बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर लहंजा मोकिंगली मुस्कुरा के उस डाकू को बोलता है, ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ, कुछ देर पहले ही तो मैंने ऐसा कुछ किया ना। ऐसा बोलकर लहंजा उसका गन निकाल के उस डाकू के सर के बीचों बीच शूट कर देता है। फिर वो बाकी सारे जो डाकू था उनके तरफ देख के फिर बोलता है, तुम सब अभी यहाँ से जाओ, और मैंने जैसा बोला कुछ दिन बाद मैं हमारे यूजुअल जगह पे तुम लोगों के साथ मिलूँगा। इस बात को सुनकर वो सभी लहंजा को और कुछ नहीं बोलता, वो लोग चुपचाप बाहर से चला जाता है। बेंग जो वहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, उसका डर के मारे पूरा हालत ख़राब हो गया था। तभी लहंजा बेंग को बोलता है, मेरे साथ चलो। इस बात को सुनकर बेंग लहंजा को बोलता है, कहाँ पे जाऊँ। तभी लहंजा बेंग को बोलता है, मेरे साथ आओ, तुम जहाँ से बिलोंग करते हो मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊँगा। इस बात को सुनकर बेंग लहंजा को बोलता है, मगर बताइए तो आप मुझे कहाँ पे ले जाएंगे। मगर लहंजा कोई जवाब नहीं देता, वो चलने लगता है, और लहंजा के पीछे पीछे बेंग भी चलने लगता है। ऐसे जंगल के बीचों बीच चलने की वजह से बेंग का पैर किसी पथरीले पत्थर में लग के कट जाता है, जिसकी वजह से बेंग हल्के से चीख कर उठता है। तभी लहंजा बेंग के पास जाके बेंग के पैर को अच्छे से देखते हुए बेंग को बोलता है,
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मुझे मेरा इरादा बदलना होगा। मैं पहले ही तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहा हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किसी को ना दूँ। मगर तुम मेरे नहीं हो, तो तुम जिसके हो मुझे तुम्हें उसके पास लौटाना होगा। इसलिए अपना ख्याल खुद रखना सीखो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। ऐसा बोलकर लैंजा बेंग को उसके गोदी में लेकर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद बेंग लैंजा को बोलता है, अब मेरा पैर ठीक लग रहा है, अब आप मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चल पाऊँगा। इस बात को सुनकर लैंजा बेंग को बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आज की ही तो बात है, उसके बाद न तुम मुझसे मिलोगे और ना मैं तुमसे मिलूँगा। हम दोनों जैसे एक दूसरे के पास अजनबी थे वैसे ही बन जाएंगे और तुम इस डाकू को भूल भी जाओगे। सो तब तक के लिए मुझे इतना सा तुम्हारे लिए करने दो। ऐसा बोलकर लैंजा बेंग को वैसे ही उसके गोदी में उठा के ले जा रहा था। तभी लैंजा एक जगह पर जाकर वहाँ पे आसपास देखकर एक जोर का सीटी मारता है। इस चीज़ को देखकर बेंग कॉन्फ्यूज़ होके लैंजा के फेस की तरफ देखता है। बेंग को उसके फेस की तरफ देखता हुआ देखकर लैंजा बेंग को बोलता है, कुछ देर में ही तुम्हें समझ आ जाएगा। तभी एक सफ़ेद घोड़ा दौड़ते हुए लैंजा के पास आता है। उस घोड़े को अपने सामने देख के लैंजा खुश होके उस घोड़े के गले के पास हल्के से हाथ सहला के फिर वो घोड़े के पीठ पे जाके बैठ जाता है और बेंग को उसके गोदी में बिठा लेता है। उसके बाद वो घोड़ा हवा के स्पीड से दौड़ने लगता है। बहुत घंटे तक ऐसे ही बैठे रहने की वजह से बेंग थक के कुछ देर के लिए उसका आंखें बंद कर लेता है और वो कब सो जाता है उसे ध्यान ही नहीं रहता। जब वो उसका आंखें खोलता है तब वो उसके सामने देखता है कि वो बहुत ही लग्जरियस एक महंगा बेड पे सोया हुआ है और उसके पास बहुत सारे लोग खड़ा होके उसके तरफ ही देख रहा है। तभी उसे दिखाई देता है उसके पास ही बैठकर एक डॉक्टर उसे अच्छे से चेकअप कर रहा है। तभी डॉक्टर बेंग के पास ही एक और पर्सन खड़ा था, उसके तरफ देख के आंखों से कुछ इशारा करता है। तभी वो पर्सन डॉक्टर को बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेंग का हस्बैंड, मतलब जिसके साथ बेंग का शादी हुआ था, ओवेन फैमिली का इकलौता वारिस और अभी का किंग ओवेनिंग उसके थ्रोन पर बैठा हुआ है और बेंग उसके घुटनों में उसके सामने फ्लोर पर बैठा हुआ है और उन लोगों के आसपास बहुत सारे मैजिस्ट्रेट्स खड़ा हुआ है। देखकर ही लग रहा है वहाँ पे बेंग के पनिशमेंट के बारे में बात हो रहा है। तभी एक मैजिस्ट्रेट बेनिंग को बोलता है, माय किंग, मुझे लगता है आपको इस कॉन्कोबाइन को कारागार में डाल देना चाहिए। सजा और पनिशमेंट के बारे में बात करके फ़ायदा ही क्या है? जो कॉन्कोबाइन इतने दिन तक किसी और के साथ दिन बिता के आया, वो आपके कॉन्कोबाइन बनने का और लायक ही नहीं रहा। इस बात को सुनकर और एक मैजिस्ट्रेट बेनिंग को बोलता है, मुझे लगता है इतना बड़ा सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है माय किंग। कॉन्कोबाइन बेंग को बस कुछ पनिशमेंट दे के उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। जब सभी लोग ये सारे बातें कर रहे थे तभी बेंग उसके धीमे वॉइस में बोलता है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। इस बात को सुनकर बेनिंग जो उसके थ्रोन पर बैठा था वो एकदम से बोलता है, बिहेव माय कॉन्कोबाइन, तुम्हें भूल मत जाओ, तुम्हारा शादी मुझसे हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि शादी का कुछ कुछ रिचुअल हमने अभी तक पूरा ही नहीं किया और तुम वो किसी और के साथ पूरा करके यहाँ पे आ गए हो। इस बात को सुनकर बेंग उसके लिप को बाइट करके चुपचाप बैठा रहता है। तभी बेनिंग बेंग को बोलता है, मैं तुम्हारा किंग हूँ तो तुम्हें अपने आप को ध्यान से रखना चाहिए था, मगर तुमने क्या किया, किसी और के साथ रात बिता के आ गए और मैंने जब तुमसे पूछा उस पर्सन के बारे में तो तुम उसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहते हो। तुम्हें 2 दिन से मैंने उतनी बार पूछा मगर फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैं तुम्हारे करीब जाना चाहा तब भी तुम मना कर रहे थे।
तुम्हें बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मगर तुम्हें देख के लग रहा है तुम किसी और के प्यार में ही तरस रहे हो। क्या ये सही दिखाता है? और तुम इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गए हो कि मैं क्या ही बताऊँ। तुम्हें 2 दिन से खाना नहीं मिला। उसके बाद मेरे गार्ड ने तुम्हें कितने तरीके से टॉर्चर किया सच उगलने के लिए। मगर तुम्हें देखो, तुम सब कुछ कैसे हजम करते जा रहे हो, जैसे मानो तुम उस पर्सन को बचाना चाहते हो। अब तो मुझे शक हो रहा है कि सच में तुम्हें वो उठा कर ले गया था या फिर तुम उसके साथ भाग गए थे। इस बात को सुनकर बेनिंग की तरफ देख के बेनिंग को बोलता है, मैंने बोला ना मुझे यहाँ पे नहीं रहना, और मैं नहीं मानता कि आप मेरे हस्बैंड थे और मैं उनके साथ भाग गया था, तो आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मगर बेइंग का बात जैसे मानो किसी को सुनाई नहीं देता। वो लोग बेइंग को पनिश करने के लिए ले जाते हैं। बेइंग को एक जगह पे ले जाकर वहाँ पे खड़ा करके उसे कोड़े मारने लगता है, और वहाँ पे ही खड़ा होके बेनिंग ये सब कुछ देख रहा था। बेइंग जब टियारी सी आंखों में बेनिंग की तरफ देखता है, तब बेइंग को बोलता है, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारा पनिशमेंट तुम्हें मिल जाएगा तब तुम्हें मैं मेरे कंकुमाइन के तौर पे स्वीकार कर लूँगा। इस बात को सुनकर बेइंग उसका फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी उस दिन रात को ही उतना ज़्यादा कोड़े खाकर बेइंग का हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि वो जिस कारागार के अंदर था वहाँ पर ही फ्लोर पर निस्तेज होकर लेटा हुआ था। वो बहुत कुछ सोचे जा रहा था। वो सोच रहा था कि काश लेंजा उसका हस्बैंड होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, वो डाकू है, मगर इतने दिनों में उसने कभी भी बेइंग को इतना ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाया, और ना ही उसने बेइंग के साथ किसी को ये सब कुछ करने दिया। मगर वर्निंग तो उसका हस्बैंड है, मगर फिर भी वो उसके साथ कैसे जानवरों जैसा बिहेव कर रहा है। अगर वो किसी और के साथ रात बिता के आया भी हो तो इसमें क्या है, क्योंकि बेनिंग का कितने सारे कॉन्कोवाइन एंड क्वीन है, इसमें तो बेइंग कुछ भी नहीं बोल सकता। तो बेनिंग बस उसका एक रात किसी के साथ बिता के आने की वजह से उसे इतना बड़ा सज़ा क्यों दे रहा है, और जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो फिर उसे ऐसे सज़ा क्यों दे रहे हैं वो लोग। बेइंग जब ऐसा कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके कारागार के गेट के पास कोई आके खाने का प्लेट गेट के नीचे से सरका देता है। तभी बेइंग उस गार्ड को बोलता है, खाना क्यों लाए हो तुम, इसे ले जाओ, मुझे नहीं खाना। इस बात को सुनकर वो गार्ड बेइंग को बोलता है, ज़्यादा नखरा मत करो, किंग ने कहा है कि तुम्हें खाना खाना ही होगा, और अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें। तभी बेइंग उस गार्ड को बोलता है, क्या करेंगे वो, फिर से कोड़े मारेंगे, मारने दो, ऐसे करते करते मैं मर जाऊंगा, तो फिर मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाएगा। इस बात को सुनकर वो गार्ड बेइंग को बोलता है, तुम ऐसे ही कैसे मर जाओगे, किंग तुम्हें मरने ही नहीं देंगे, तो तुम कैसे मरोगे, इसलिए चुपचाप खाना खा लो, जब तुम्हारा पनिशमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो किंग ने कहा है उसके बाद वो फिर से तुम्हारे साथ शादी करेंगे, बस तुम्हारी खूबसूरत की वजह से, नहीं तो तुम जैसे पर्सन की तरफ किंग देखते भी नहीं। इस बात को सुनकर बेइंग कुछ बोले जाता है, मगर उसके शरीर में और उतना ज़्यादा ताकत नहीं है, और वो इस बेफिजूल की पर्सन के साथ ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता। इसी वजह से बेइंग उसके हाथों से उस खाने के प्लेट को झटक कर फेंक देता है। रात में बेइंग को बहुत ज़्यादा बुखार आता है, और वो बुखार के हालत में बार बार लेंजा का नाम लिए जा रहा था। इस बुखार के हालत में बेइंग सारी रात कैसे गुजरता है सिर्फ उसे ही पता था। दूसरे दिन सुबह फिर से वो लोग बेइंग को घसीटते हुए कोड़े मारने के लिए ले जाते हैं। ऐसे करके 2-3 दिन हो जाता है। वो लोग हर रोज़ सुबह बेइंग को कोड़े मारने के लिए ले जाते थे, और 100 बार कोड़े मारने के बाद बेइंग को फिर से उस कारागार में डाल देते थे। एक टाइम पे बेइंग उस कारागार में बैठे बैठे ही सोचने लगता है, क्या वो ऐसे ही मर जाएगा, और वो ये कहाँ फंस गया। अगर उसे पहले पता होता तो वो इस जगह पे कभी भी शादी नहीं करता। ये लोग इंसान नहीं है, बिल्कुल जानवर है, इनसे तो लेंजा कई गुना अच्छा है। हाँ, वो डाकू है, मगर उसके अंदर दिल नाम का कोई चीज़ है
मगर ये लोग तो उससे भी कहीं गुजरे हैं। अगर यहाँ पे लहंजा होता, क्या वो इन लोगों से उसे बचाता? मगर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसने ही तो कहा था कि आज के बाद हम दोनों न कभी मिलेंगे और ना ही हम दोनों का मिलने का कोई आशा है। हम दोनों पहले जैसे अजनबी थे, फिर से वैसे ही बन जाएंगे। और वो मेरे जैसे पर्सन के लिए ऐसा कुछ क्यों करेगा? ऐसा कुछ सोचते सोचते और 2-3 दिन तक वैसे कोड़े खाने की वजह से बेइंग का हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वो उसके जगह पे बैठे बैठे ही बेहोश होकर ज़मीन में गिर जाता है। जब उसका आँख खुलता है, उसे दिखाई देता है उसके सामने बेंडिंग बैठा हुआ है। बेंडिंग को देखकर बेंग गुस्सा होकर उसका मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी बेंडिंग बेंग को बोलता है, अब तुम पूरी तरीके से मेरे कॉन्कुबाइन बनने के काबिल बन चुके हो, तो अब मैं तुमसे फिर से शादी करके तुम्हें मेरा कॉन्कुबाइन बना लूँगा। तुम तो शायद बहुत खुश होंगे। इस बात को सुनकर बेंग गुस्सा होके बेंडिंग को बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे अपना घर जाना है। और किस चीज़ की खुशी की बात कर रहे हैं आप? मुझे इस तरीके से टॉर्चर करके आपको लगता है आप बोलेंगे कि आप मुझे अपना कॉन्कुबाइन बनाएंगे और मैं खुश हो जाऊँगा? पहली बात, मैंने बचपन से लेकर आपको नहीं देखा, और पहली बार जब मैंने आपको देखा तब आपने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। तो इसी वजह से ना ही मैं आपको मेरा हस्बैंड मानता हूँ और ना ही मैं इस शादी को मानता हूँ, क्योंकि शादी का बहुत सारा रिचुअल हमने तो अभी माना ही नहीं है। ये बात तो आपने ही मुझे कहा था, और इसी वजह से दूसरी बार शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। मैं आप जैसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और आपने सही कहा, मुझे कोई डाकू उठा के नहीं ले गया था, मैं खुद गया था उनके साथ। और मैं उस डाकू से प्यार करता हूँ क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे पहले लगा था शायद वो एक बुरा पर्सन है, मगर फिर जैसे उन्होंने मेरा ख्याल रखा, उससे ये बात पता चलता है कि उनके अंदर दिल नाम का कोई चीज़ है जो आपके पास नहीं है। इसी वजह से ना ही मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और ना ही मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। मुझे अभी के अभी मेरे घर भेजने की आप इंतज़ाम कीजिए। इस बात को सुनकर बेंडिंग मोकिलली मुस्कुरा के बेंग के चीन को पकड़ के बेंग को बोलता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें नहीं देखता तो मैं शायद तुम्हें वापस भेज देता, मगर अब जब मैंने तुम्हें देख लिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हें मुझसे ही शादी करना पड़ेगा और तुम्हें मेरा कॉन्कुबाइन बन के रहना पड़ेगा। तुम जितना खूबसूरत हो, मैं शायद फ्यूचर में तुम्हें कभी मेरा क्वीन भी बना लेता, मगर एक दूसरे पर्सन के साथ रात गुजार के आया पर्सन को मैं अपना क्वीन तो नहीं बना सकता। मेरा भी कुछ रेपुटेशन है। इस बात को सुनकर बेंग उसके हाथों को जोर से बेड पर पटक के बेंडिंग को बोलता है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं बनना चाहता आपकी कंकुबाइन, और क्वीन तो बहुत दूर की बात है। इस बात को सुनकर बेंडिंग बेंग की तरफ देख के मोकिंगली मुस्कुरा के बेंग को बोलता है, वो तुम डिसाइड नहीं करोगे तो इस बारे में ज़्यादा बात भी मत करो। मैंने जब सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो मैं तुमसे शादी करूँगा, और प्रिपेयर रहना हमारे सुहागरात के लिए। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जेंटल रहूँगा। इस बात को बोलकर बेंडिंग वहाँ से चला जाता है। बेंडिंग को वहाँ से जाते हुए देखकर बेंग गुस्सा होके उसके पास ही रखा पिलो को उसके बेडरूम के दरवाजे पे फेंक कर चीखते हुए बोलता है, क्या किसी को मेरा बात सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों सभी लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? पहले उन्होंने इस शादी को नहीं माना, आप नाटक करके शादी करना चाहते हैं। मुझे उतना ज़्यादा टॉर्चर किया। सभी लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और लहंजा लहंजा तो इन सभी से बहुत ज़्यादा बुरे हैं। पहले मुझे उस तरीके से उठा के ले गए जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर मुझसे बिना पूछे मुझे इस जगह पे वापस ला के रख दिया। किस हक से किया उसने ये सब? उनकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। सभी लोग बुरे हैं। मैं इन सभी से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर बेंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जब तक शादी नहीं होता तब तक बेंग को उसके कमरे में ही बेंडिंग लॉक करके रखता है। शादी के दिन बेंग को फिर से एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जहाँ पर बेंडिंग उसे बहुत सारा महंगा महंगा
ज्वेलरी पहनने के लिए भिजवाया था, मगर बेइंग मना करते हुए सभी नौकर चाकर से बोला था कि वो उसका माँ का दिया हुआ ही जो गहना वो पहन के आया था वही सारे गहना पहनेगा। इस बात को सुनकर सारे नौकर चाकर मना तो कर रहे थे, मगर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि बेइंग बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था और उसने बोला भी था अगर उसे उसका माँ का गहना नहीं पहनाएगा तो वो शादी के लिए नहीं जाएगा, और अगर बेइंग ब्राइडल चेम्बर में नहीं पहुंचा तो उन सारे नौकर चाकर को सजा मिल सकता है। यही सब कुछ सोच के बेइंग को उसका माँ का सारा जेवर वो नौकर चाकर पहना देता है, और सभी के आंखों से छुपाकर बेइंग उसके हाथ पर एक छोटा सा चाकू लेकर उसके कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। जब आखिर में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा तो इस चीज़ से वो खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि जो पर्सन उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया उस पर्सन के साथ तो वो कभी भी शादी या और कुछ नहीं करना चाहता। तभी जब शादी का सारा रिचुअल चल रहा था और बेनिंग उसके फेस पर एक डेविल मुस्कान रखा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि आज रात तुम मेरे बनोगे। इस चीज़ को देखकर बेइंग डिस्कस्टिंग फील करके उसका फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी उन दोनों का शादी का आखिरी वो होने ही वाला था, तभी बाहर की तरफ से बहुत ज़्यादा लोगों की चीखने चिल्लाने का आवाज़ आता है, जिसको सुनकर बेइंग का ध्यान भटक जाता है। तभी बेनिंग बेइंग को बोलता है उस तरफ ध्यान मत दो, हमारे शादी पर फोकस करो। इस बात को सुनकर जब बेइंग उसका और बेनिंग का शादी का आखिरी वो करने ही वाला था, तभी अचानक से वहाँ पर वो ही सफ़ेद घोड़े के पीठ में बैठकर लहंजा आता है। लहंजा को देख के बेइंग अचानक से खुश हो जाता है, ना जाने उसे किस चीज़ का इतना ज़्यादा खुशी है। और इधर दूसरी तरफ बेनिंग लहंजा को देखकर लहंजा को बोलता है तो हमारा ग्रेट डाकू लहंजा आज हमारे यहाँ पे क्या मरने का इतना ही ज़्यादा जल्दी है। इस बात को सुनकर लहंजा मुस्कुरा के बेनिंग को बोलता है देखो मैं यहाँ पे नहीं आता, मगर मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा चीज़ किया है जिसके बाद मुझे लगता है कि मुझे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ की वजह से अब उस पर सिर्फ मेरा हक बनता है, तो इसी वजह से मैं उससे शादी करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर बेनिंग लहंजा को बोलता है तुम जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो वो मेरा कॉन्कुबाइन है। इस बात को सुनकर लहंजा बेनिंग की तरफ देख के बेनिंग को बोलता है और तुम जिस पर्सन को अपना कॉन्कुबाइन बोल रहे हो उसके साथ मैं ऑलरेडी एक रात गुजर चुका हूँ, तो इसी वजह से वो मेरा वाइफ है। इस चीज़ को सुनकर बेनिंग गुस्सा होके उसका तलवार बाहर निकाल के लहंजा को मारने जाता है। तभी लहंजा उसके हाथ पे जो गन था उससे शूट करता है बेनिंग के हाथ पर। फिर वो बेनिंग को बोलता है ऐसे खिलौने से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने मुझे बच्चा समझा है? अभी कुछ देर पहले ही तो तुम बोल रहे थे द ग्रेट डाकू लंजा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मुझे मारने दूंगा? और अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ और अभी तुम्हें पनिश करना भी बाकी है, क्योंकि तुमने लहंजा के वाइफ को इतना ज़्यादा चोट पहुंचाने का जरूरत जो किया है। इतना बोलकर ही लहंजा के पास जो तलवार था उससे लहंजा बेनिंग के सिर के बीचों बीच उस तलवार को गड़ा देता है, जिसकी वजह से बेनिंग वहाँ पर ही मर जाता है। बेनिंग को ऐसी हालत में देखकर बेइंग डर के चीख के उठता है। तभी लहंजा बेइंग को उसके हाथों से पकड़ के ऊपर खींचकर उसके गोदी में बिठाकर फिर बेनिंग को बोलता है देखो मैं तुम्हें इतना इजी मौत नहीं देता, मगर मेरे पास अभी उतना समय नहीं है, क्योंकि मुझे अभी मेरे वाइफ के साथ शादी जो करना है एंड उसे रेस्पेक्टफुली उसके असली ससुराल वापस जो ले जाना है। तभी लहंजा बेइंग के सर पे बहुत ही प्यार से हाथ फिराते हुए बोलता है तुम चीख क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। उसने तुम्हारे साथ जो जो किया मैं बस उसका ही बदला एकदम से उसके पास से ले लिया, और तुम मेरे ऊपर नाराज मत रहना। मुझे पता है मैं देर से आया हूँ, मगर मैं इस जगह से बहुत दूर था। जब मुझे पता चला कि वो लोग तुम्हारे साथ
ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। मैं तब जहाँ पर था वहाँ से ये अकेले निकल गया था। मैं जानता हूँ तुम मुझे भी दोषी मानते हो, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे इस नरक जैसे जगह पे तुम्हें लाकर रख दिया, वो भी तुम्हें बिना पूछे। मगर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तुमने देखा था ना बाकी सारे डाकू तुम्हारी तरफ किस तरीके से देख रहे थे। बस इसी वजह से मैंने सोचा शायद अगर तुम मेरे पास रहोगे तो तुम्हें खतरा हो सकता है, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दे जाऊंगा तो शायद तुम खुशी होकर अपना जीवन बिताओगे। मगर मैं गलत था। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं सब कुछ स्वीकार कर लूँगा। मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलकर लहंजा बेइंग के आंखों से गिरता हुआ आंसू को पोंछकर उसके चीख पर बहुत ही प्यार से किस करके बोलता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे किंगडम, जहाँ पे मैं किंग और तुम मेरे ओनली वन क्वीन रहोगे। इस बात को सुनकर वेंग ना बोलना चाहता था, क्योंकि वो लहंजा के ऊपर गुस्सा था जो सब भी कुछ दिनों में हुआ है। मगर वो उन सारी चीज़ों को भुलाकर ज़्यादा कुछ ना सोच के उसका सर हाँ में हिला देता है। इस चीज़ को देखकर लहंजा खुश होके वेंग को बोलता है, तो फिर चलो। ऐसा बोलकर ही लहंजा एक जोर से साउंड करता है, जिसकी वजह से लहंजा का सफ़ेद घोड़ा फिर से हवा के स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है। हमारा ये वाला वन शॉट एफ यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को ये वाला वन शॉट एफ कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।